Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about a new web series called The Imperfects. आज हम इसके सीजन 1 के एपिसोड 1 के बारे में बात करने वाले हैं. So now without wasting any time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक लैब का सीन देख पाते हैं जहां इस वक्त एक डेड बॉडी पड़ी होती है और एक जेनेटिक साइंटिस्ट उस बॉडी की ऑटोप्सी करने लगती है, यानी कि उनके बॉडी पार्ट्स को चेक करने लगती है, जहां पर हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि उस बॉडी के सभी ऑर्गन्स काफी ज्यादा अलग तरीके से फंक्शन कर रहे थे. लंग्स का साइज बड़ा था और इसी के साथ हार्ट का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा था. इस वक्त इस लैब में 3 लोग और भी मौजूद थे, जिनके नाम होते हैं टिल्डा वेबर, एबी सिंह और हुआन रीज. हुआन के मुंह पर खून लगा था और वो अपने आप को दोषी मान रहा था इस इंसान के कत्ल का, जबकि वो साइंटिस्ट जिसका नाम था सिडनी ब्रूक, वो बताती है कि ये सब कुछ हमने हमारे सेल्फ डिफेंस में किया. जिस पर हुआन कहता है कि जब मैंने अपने आप का रूप बदला था तो उस वक्त मैंने क्या किया मुझे कुछ भी याद नहीं. अगर मैं इंसान नहीं हूं तो मैं क्या हूं? जिस पर सिडनी ब्रूक बताती है कि हम हैं द इम्परफेक्ट्स. और अब ये सब लोग इम्परफेक्ट्स बने कैसे, इसी को बताने के लिए कहानी आज से 3 महीने फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम टिल्डा वेबर को देख पाते हैं जो कि एक सिंगर होती है. म्यूजिक ही उसकी लाइफ, उसका पैशन और पैसा कमाने का एक जरिया था. वो अपने बैंड की लीड सिंगर थी और इस वक्त वो अपने बॉयफ्रेंड पीजे के साथ रहती है. लेकिन फोन पर बात करते वक्त वो ठंडी पड़ने लगी थी, तो पीजे ने उससे पूछा कि क्या तुमने अपने पिल्स को कंटिन्यू कर रखा है. जिस पर टिल्डा बताती है कि हाँ, वो बस खत्म होने वाली है और मैंने इन पिल्स का ऑर्डर आज से 2 महीनों पहले ही दे दिया था, लेकिन अभी तक मेरे पास में उसकी फाइनल डिलीवरी आई नहीं है. इन पिल्स को लेते हुए उसे करीब 7 साल हो चुके थे और इन पिल्स के यूज के बाद उसे अच्छा कंफर्टेबल महसूस होता था. और अब क्योंकि यूएस में लिव इन रिलेशनशिप एक आम बात है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में एक इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और आज टिल्डा का एक लाइव परफॉर्मेंस था, जिसमें गाते गाते उसे थोड़ी देर बाद बेचैनी महसूस होने लगती है. उसका सर जोर जोर से फटने लगता है और कानों में इतनी तेज आवाज आने लगती है कि जैसे मानो उसके आसपास बहुत बड़े बम धमाके हो रहे हों. और जब अंत में वो इस शोर को झेल नहीं पाती तो वो जोरदार अपनी आवाज से चिल्लाती है, जिसकी वजह से सामने रखा एक कांच भी टूट जाता है. हालांकि हर कोई डांस करने में इतना मशगूल था कि किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक अनहोनी थी जो कि उन लोगों की आंखों से नजरअंदाज हो गई. इस इंसिडेंस के बाद में टिल्डा जाकर बार काउंटर पर बैठ जाती है और वहां से ड्रिंक ऑर्डर करती है. तब हम देख पाते हैं कि ग्लास का धीरे से रखना और इसी के साथ उसमें विस्की का गिरना, इन छोटी मोटी आवाजों को भी जब टिल्डा सुन रही थी तो उसके कानों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था, यानी कि उसके सुनने की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो चुकी थी. हालांकि थोड़ी शराब पीने के बाद में उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम हो चुकी थी, लेकिन इस बात को टिल्डा समझ गई थी कि आखिर वो कितने समय तक नशे में धुत रहेगी. उसे जाकर डॉक्टर से बातचीत तो करनी ही पड़ेगी. वहीं सीन शिफ्ट होता है कहानी की दूसरी लीड कैरेक्टर एबी सिंह पर, जो कि इस पूरी सीरीज में दिखाई गई एक इंडियन लड़की है. दिन भर पढ़ाई करते रहना, नए एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देना और ह्यूमन एवोल्यूशन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना, इन सभी में एबी सिंह को काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और वो चाहती थी कि उसका एडमिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो जाए, क्योंकि वहां की लैब फैसिलिटी पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फैसिलिटी थी. उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने के लिए वहां पर हर इक्विपमेंट मिल सकता था. हालांकि वो तेज दिमाग तो थी, मगर उसे भी टिल्डा की तरह उन्हीं पिल्स को खाने की आदत थी, जिसे वो भी करीब 7 सालों से खा रही थी और अब आज उसकी भी दवाइयां खत्म होने वाली थी. वहीं एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठे बैठे उसके फोन पर उसे एक मैसेज आता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने उसे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया है. और जब वो खुशी खुशी वहां पर पहुंचती है तो अच्छा इंप्रेशन न जमा पाने की वजह से उसे काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था. वो दोनों इंटरव्यूअर्स इस बात को समझ गए थे कि एबी को यहाँ सीट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी भी ज्यादा स्पेशल लड़की नहीं है. लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से फेरोमोन्स रिलीज होना शुरू कर देते हैं. अगर साफ शब्दों में बताऊं तो उसकी बॉडी की स्मेल उन सामने वाले लोगों को सेक्सुअली अट्रैक्ट करने लगती है. और जिन बातों को ये लोग पहले बेकार में ही नजरअंदाज कर रहे थे, अब वो छोटी छोटी बातें भी इन दोनों को बहुत खुशी दे रही थी. ये दोनों ही एबी से हंसकर बातें करते हैं, इसी के साथ एडमिशन को भी फाइनल कर देते हैं. मगर धीरे धीरे एबी की खुशबू इन्हें पागल करती जाती है और ये दोनों ही उसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाते हैं. वहां से एबी कैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन उसी शख्स से टकरा जाती है जिसका पोस्टमार्टम हमने लैब में होते हुए देखा था. और अब तो ये तीनों ही उसके पीछे पड़ चुके थे, लेकिन तभी उन सभी को रोकने के लिए वो एक स्प्रे का इस्तेमाल करती है ताकि वहां की खुशबू बदल जाए. और जैसे वहां की खुशबू बदलती है ये तीनों होश में आ जाते हैं और इन्हें लगता है कि आखिर हम कर क्या रहे थे. जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कहानी के थर्ड लीड कैरेक्टर हुआन पर, जो कि पेशे से एक स्केच आर्टिस्ट था और साथ ही उसे कॉमिक्स लिखना भी बहुत पसंद था. और अपनी इन्हीं स्किल्स के साथ में उसने एक कॉमिक भी लिखी थी जिसका नाम था शुगर स्कल. इस बात का पता जब आउट ऑफ कॉलेज के प्रिंसिपल को चला कि उसने अपनी कॉमिक्स को बनाने के लिए कॉलेज के
इंक और वहाँ के प्रिंटर और वहीं के कागज का इस्तेमाल किया तो वो उसे काफी खरी खोटी सुनाता है, लेकिन उस पर हुआन कहता है कि मैं अगर आपको अपने बिजनेस का 5% का पार्टनर बना लूं तो क्या आप मुझे डांटना बंद करेंगे। जिस पर प्रिंसिपल कहता है कि मैं इसके 10 लूंगा और इसी के साथ इन दोनों की डील भी पक्की हो जाती है। और सेम पहले जिन दो कैरेक्टर्स के साथ हुआ यानी कि उनकी पिल्स खत्म होने वाली थी, वही सेम इंसिडेंस हुआन के साथ में भी हुआ यानी कि इसकी पिल्स भी खत्म होने वाली थी। कॉमिक-कॉन मैगजीन में हुआन की बनाई गई मैगजीन को लोगों ने काफी पसंद किया और इसी के साथ उसे बड़े बड़े ऑफर्स भी आने लग गए। इसी वजह से आज रात उसने अपने घर में एक पार्टी थ्रो करी थी और हम वहाँ उसी शख्स को देख पाते हैं जो कि पहले टिल्डा के लाइव कॉन्सर्ट में भी था, इसी के साथ ऑक्सफोर्ड में झाड़ू लगा रहा था और आज बीइंग अ गेस्ट हुआन की पार्टी में भी शामिल था। यहाँ थोड़ी देर में हुआन की तबीयत खराब होने लगती है तो उसकी गर्लफ्रेंड डार्सी जो कि उसके घर में ही रहती थी, ये दोनों भी लिविंग में रहते थे, वो उससे कहती है कि तुम्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हुआन की हालत खराब होती जा रही थी इसलिए वो अपने रूम में जाकर सोने लगता है और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके मुंह पर खून लगा होता है और वो अपने घर से कई दूर एक जंगल में अपने आप को पाता है। जब मोबाइल में वो कल रात घटी वारदातों के बारे में चेकआउट करता है तो उसे पता चलता है कि जंगल से कुछ जानवरों को कोई उठा कर ले जा रहा है और अभी तीनों ही अपनी पिल्स को लेने के लिए अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जिसका नाम होता है अलेक्जेंडर सार्कोव। जब इन तीनों की आपस में मुलाकात होती है तो हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये तीनों ही आपस में एक दूसरे को जानते हैं पिछले 7 सालों से। इस वक्त एक लेडी सार्कोव के ऑफिस से उसे गालियां देते हुए निकल रही थी। ये काफी इंपॉर्टेंट सीन है, इसे याद रखिएगा। वहीं सार्कोव की मुलाकात अपने पुराने तीनों पेशेंट्स के साथ होती है तो वो उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है, जहाँ पर ये तीनों ही उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने हमारी पिल्स को क्यों बंद कर दिया, क्या तुम्हें पता भी है हमारे साथ क्या क्या घट रहा है। सार्कोव उन्हें पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, जहाँ टिल्डा उसे बताती है कि उसे हर चीजें बहुत जोर से सुनाई पड़ रही है। वहीं एबी उसे बताती है कि उसके फेरोमोन्स एक्टिव हो चुके हैं यानी कि लोग उसकी तरफ टर्न ऑन हो जाते हैं, जबकि हुआन ज्यादा खुलकर बता नहीं पाता कि वो एक जानवर में बदल जाता है और लोगों की जाने ले रहा है। जिस पर सार्कोव उन्हें कहता है कि ये सब कुछ EGDS का एक पार्ट है यानी कि इक्वल जेनेटिक डिजीज सिंड्रोम। तुम सब की अलग अलग पावर्स तुम्हें अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मिल रही है। आज से जब 7-8 साल पहले एक हेल्थ कैंपेन चलाया गया था तो तुम जैसे कई और भी बच्चे थे जो कि मेरे पास ठीक होने के लिए आए थे, मैंने उन सभी को सेम दवाइयां ही दी, मगर इसी के साथ मैं एक एक्सपेरिमेंट भी करना चाहता था कि जो दवाइयां मैं दे रहा हूँ आगे चलकर उनका तुम पर क्या असर होगा। जिस पर टिल्डा उन्हें कहती है कि हम तुम्हारे कोई ह्यूमन एक्सपेरिमेंट नहीं है, हम सिर्फ एक पेशेंट है और तुम एक डॉक्टर हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है हमें सिर्फ ठीक करना, ना कि हमें और मुसीबत में डालना। जिस पर सार्कोव बताता है कि आज से पहले हमारी जनरेशन जो कि ज्यादा जीती थी उनके पास में बीमारियां भी नहीं थी, मगर आज की जनरेशन इससे बिल्कुल उल्टी है। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो मैं इस पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को ही बदल कर रख दूंगा। हर किसी में सुपर पावर्स होगी, ना ही कोई जल्दी मर पाएगा और ना ही किसी को बीमारियां होगी, हम लोग ज्यादा जी पाएंगे और इसी के साथ आने वाले खतरों को पहले ही भांप लेंगे। मगर इन तीनों को उससे कोई मतलब नहीं था, वो तो सिर्फ अपनी पिल्स लेने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें लेने के बाद ही उन सभी को थोड़ा सही लगने लगता है। अगर वो पिल्स नहीं लेते हैं तो उन्हें बेचैनी हो जाती है और जब इनकी नजर उसके मेडिसिन बॉक्स पर पड़ती है तो इन्हें पता चलता है कि वो तो खत्म हो चुकी है और अब तो इन तीनों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जिस पर सार्कोव उन्हें कहता है कि मुझे एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन तुम्हारे पेरेंट्स ने ही दी थी, तुम सब बिल्कुल खत्म हालत में मेरे पास आए थे, मैंने ही तुम लोगों की जानें बचाई हैं। ये मत भूलना कि अगर मैं नहीं होता उस वक्त तो आज तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं होता। जिसके बाद वो इनके ब्लड सैंपल्स लेके इन्हें वापस से कुछ दवाइयां देता है और अपनी जिंदगी में लौट जाने के लिए कहता है। हालांकि ये तीनों अपनी पिल्स को लेना स्टार्ट तो कर देते हैं मगर वो पिल्स बेअसर हो चुकी थी, यानी कि जो तकलीफें वो पिछले कुछ दिनों से सह रहे थे इन पिल्स को लेने के बावजूद भी वो सहने लगते हैं। एक तरफ टिल्डा को अपने खराब परफॉर्मेंस की वजह से उससे बैंड से निकाल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर एबी सिंह को उसके फेरोमोन्स रिलीज हो जाने की वजह से हर कोई के साथ सेक्स करना चाहता था और अब हुआन तो और ज्यादा आदमखोर हो रहा था। पहले तो वो जंगल के कुछ जानवर उठाकर भागता था जबकि अब तो वो लोगों के पालतू कुत्तों को भी जान से मार दिया करता था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है अलेक्जेंडर सार्कोव पर जो कि अपनी को साइंटिस्ट सिडनी ब्रूक से बात करता है और बताता है कि आज से कुछ सालों पहले जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे अब जाकर उनमें रंग आने लगा है, यानी कि वो लोगों में चेंजमेंट्स देख पा रहा है। अगर वो अपने मिशन में कामयाब हो गया तो वो ह्यूमन को एक ऐसी फॉर्म में बदल सकता है जो कि ना तो कभी बीमार पड़ेगी और इसी के साथ आने वाले खतरों को पहले ही भांप लेगी। मगर सिडनी को इस बात पर भरोसा नहीं होता और उसका कहना था कि जो काम तुम कर रहे हो वो एक इलीगल काम है, इसके लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। टिल्डा, हुआन और एबी एक जगह पर बैठकर बात करते हैं जहाँ तीनों का ही कहना था कि वो दवाइयां अब बेअसर हो चुकी है क्योंकि हम तो अभी भी नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ ही अपनी सुपर पावर्स को भी डिस्कस करते हैं जिसमें टिल्डा बताती है कि वो धीमे से धीमे साउंड को भी सुन सकती है और इसी के साथ जोरदार चिल्ला करके सामने वाले के कान
फाड़ सकती है या फिर कांच को तोड़ सकती है, मगर प्रॉब्लम की बात तो यह है कि उसकी खुद की आवाज उसे बहुत ज्यादा परेशान कर देती है और वो एक सिंगर थी तो वो गा भी नहीं सकती। एबी कहती है कि मुझे तो हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आती है, क्योंकि जैसे ही मेरे फेरोमोन्स एक्टिव होते हैं तो हर कोई मेरे पास आना चाहता है। एक बार तो घर में जब मेरी मॉम मुझ पर टर्न ऑन हो गई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा लोकल पब्लिक से दूर रहना ही बेहतर है। वहीं हुआन बताता है कि मैं हर रात किसी वैशी दरिंदे में बदल जाता हूँ, रात को न जाने किस किस को मार देता हूँ और सुबह एक अकेले जंगल में उठता हूँ। देखा जाए तो उस शुरू हुए वेलनेस प्रोग्राम ने इन तीनों की ही लाइफ बदल दी और इसी के साथ खाली सिर्फ ये तीनों ही नहीं, उस प्रोग्राम में जुड़े जितने भी बच्चे शामिल थे अब उन सभी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। और इसी के साथ टिल्डा सभी को एक एक नाम दे देती है। हुआन को चुपाकाब्रा यानी कि एक वेयरवुल्फ, खुद को बेंशी यानी कि वो जीव जो कि अपनी आवाज से सब कुछ हिलाकर रख सकता है, और एबी एक सरक्यूबस जो कि सेक्सी स्मेल करती है। जिसके बाद ये तीनों ही वापस से सार्कोफ के लैब में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें उसकी को साइंटिस्ट सिडनी ब्रूक मिलती है जो कि बताती है कि मैं खुद भी यहाँ पर सार्कोफ को मिलने के लिए आई थी, मगर वो तो यहाँ पर है ही नहीं। और इसी के साथ हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि ये पूरा लैब पिछले 7 सालों से बंद है, यानी कि इन तीनों के साथ जो भी वेलनेस प्रोग्राम में शामिल थे और जो भी अपनी मेडिसिन लेने के लिए आते थे, सार्कोफ सिर्फ उन्हीं लोगों को अटेंड करता था और लोकलाइट लोगों के लिए यह हमेशा बंद रहता था, यानी कि उसने छिप कर अपने एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया। तो ये तीनों सिडनी से पूछते हैं कि आखिर हम ठीक कैसे हो सकते हैं, जिस पर सिडनी बताती है कि जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होने लगा ह्यूमन और भी ज्यादा कमजोर होने लगे, इसीलिए हमने एक सिंथेटिक स्टेम सेल्स बनाने की कोशिश करी जो कि ह्यूमन को सुपर पावर्स दे सके। मगर मैं जानती थी कि इसका अंजाम काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैंने सार्कोफ का साथ देने से साफ मना कर दिया। सिडनी उन तीनों को ही भरोसा दिलाती है कि वो मेहनत करके इस बीमारी का तोड़ निकाल लेगी और इनको ठीक कर देगी, मगर उसमें थोड़ा वक्त लगेगा और तब तक तुम्हें इन प्रॉब्लम्स के साथ ही जीना होगा। और जैसे ही सभी उस लैब से बाहर जाने लगते हैं कि तभी वही शख्स इनके सामने आ जाता है जो कि हर बार इन्हें कहीं ना कहीं मिल रहा था। इस बंदे का नाम था डग और वो भी यहाँ पर सार्कोफ की तलाश में ही आया था। उसकी पिल्स भी खत्म हो चुकी थी, इसी वजह से जब वो सिडनी ब्रूक के हाथ में एक मेडिसिन का डब्बा देखता है तो उसे लगता है कि वही पिल्स उसे ठीक कर सकती है, इसलिए वो सारी की सारी पिल्स लेकर जाने लगता है। जिस पर टिल्डा उसके पास जाकर दवाइयां लेने की कोशिश करती है, मगर वो उसे एक जोर का धक्का मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरती है। ये सभी समझ चुके थे कि डग के पास में भी सुपर पावर्स है, उसे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अब अपने सेल्फ डिफेंस में हुआन एक चुपाकाब्रा यानी कि वेयरवुल्फ बनकर डग को वहीं पर जान से मार देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लैब में और हम देख पाते हैं कि अब वो चुपाकाब्रा यानी कि वेयरवुल्फ वापस से हुआन में बदल चुका है और ये सभी मिलकर डग की ऑटोप्सी कर रहे थे, यानी कि कहानी का वही पहला सीन जहां पर उसके बॉडी पार्ट्स को चेक किया जा रहा था। और तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि मरा हुआ डग अगेन जिंदा हो जाता है और सभी को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। Yes, so hello everyone, हितेश here and today we gonna talk about the web series called The Imperfects और आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। So now without wasting any time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। वेल, शुरू करने से पहले एपिसोड 1 का एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। कुछ ऐसे ह्यूमंस जिनके ऊपर ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिनसे उनकी एबिलिटी को बढ़ाया जा सके और इसी चक्कर में उन सभी पेशेंट्स पर 7 सालों तक दूसरी दवाइयों को यूज करने के बाद में आज उन सभी की बॉडीज में अलग अलग एबिलिटीज आ चुकी थी, मगर इनके लिए ये एडवांटेज बहुत बार डिसएडवांटेज बनता जा रहा था। और इस बीमारी से निजात पाने के लिए ये सिडनी ब्रूक के पास आते हैं जो कि सार्कोफ नाम के साइंटिस्ट के साथ काम कर रही थी जब वो इन दवाइयों को बनाने में लगा हुआ था, लेकिन सार्कोफ तो इन्हें नहीं मिलता। जिसके बाद ये सिडनी ब्रूक से मिलते हैं, मगर इससे मिलते वक्त भी डग नाम का एक और सुपर ह्यूमन इनके सामने आ जाता है और वो भी उन्हीं दवाइयों की मांग करता है जिससे वो ठीक हो सकता है, लेकिन इस चक्कर में वो इन बाकी के लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला था। इस चक्कर में हुआन ने एक चुपाकाब्रा यानी कि वेयरवुल्फ बनकर उसकी गर्दन उड़ा दी और यहीं से इस सेकंड एपिसोड की स्टोरी स्टार्ट होती है जहां पर ये सभी डग के आसपास खड़े थे। उन्हें लग रहा था कि ये मर चुका है, मगर डग वापस से जिंदा होकर टिल्डा का गला पकड़ लेता है। तभी वहां एबी आ जाती है और चाकू से उसे जख्मी कर देती है, लेकिन तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि उसकी बॉडी अगेन रीहील करने लगती है। तो अचानक टिल्डा आकर कटर से उसकी गर्दन ही काट देती है और उसके पूरे शरीर को 2 हिस्सों में बांट देती है। हुआन और एबी मिलकर उसकी लाश को उसी लैब के पिछले हिस्से में गाड़ देते हैं, मगर गाड़ने से पहले हुआन को उसकी जेब में से एक कैमरा मिला था और जब ये सभी मिलकर उस कैमरे की फुटेजेस को चेक करने लगते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये डग नाम का शख्स इन पर काफी दिनों से नजर रखे हुए
हुए था। देखा जाए तो ये इंसान इन लोगों के ऊपर बीइंग अ सस्पेक्ट की तरह नजर रख रहा था, जिनमें इन 3 लोगों के अलावा एक हैना नाम की लड़की भी थी जिसकी फुटेज भी इस कैमरे में थी। अब क्योंकि 7 सालों पहले वेलफेयर मिशन के दौरान ये सभी मिले थे और इन सब ने बचपन से ही वो दवाइयां लेना स्टार्ट कर दी थी, तो ये इस चौथी मेंबर से बहुत ही कम बार मिले थे, इसी वजह से ये उनका नाम भूल गए थे। हालांकि एबी यहाँ पर उसका नाम गैस करने की कोशिश भी करती है मगर वो उसका नाम गैस नहीं कर पाती। यहाँ सीन शिफ्ट होता है टिल्डा पर, जो कि इस वक्त अपने फादर से फोन पर बातचीत कर रही थी एंड एज यूजुअल उसकी हाई फ्रीक्वेंसी वाली प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी हल्की आवाज भी उसे बहुत ही जोर से सुनाई पड़ती थी। इसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड पीछे आ जाता है। टिल्डा उससे कहती है कि तुम मुझे रॉक बैंड से निकालने वाले हो, इस बात की खबर मुझे चल चुकी है। पीजे कहता है कि ये बातें तो हमने आपस में करी थी, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? जहाँ पर टिल्डा कहती है कि मुझे धीमी से धीमी आवाज भी सुनाई पड़ती है। तभी पीजे उल्टा घूमकर चुपके से उससे गाली देने लगता है, जिस पर टिल्डा को पता चल जाता है और कहती है कि मुझे गाली मत दो। पीजे ये सुनकर हैरान हो जाता है कि आखिर मैंने उसे इतनी धीरे गाली बकी थी, फिर भी उसने सुन कैसे ली। परेशान होकर टिल्डा वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है हुआन पर, जो कि एक अच्छा स्केच आर्टिस्ट था। वो एक अपनी पुरानी डायरी चेक करने लगता है। तभी उसे वो स्केच मिल जाता है जब उसने आज से करीब 6-7 साल पहले हैना की एक ड्राइंग बनाई थी जिस पर उसका नाम लिखा था हैना मोर। हुआन यहाँ पर सभी को ग्रुप में मैसेज कर ही रहा था कि उस चौथी एप्लीकेंट का नाम है हैना। उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड डार्सी वहां पहुंच जाती है और पूछती है कि आखिर ये हैना कौन है। एक्चुअली डार्सी को यहाँ पर शक हो रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड हुआन उसे धोखा दे रहा है और किसी और ही लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ रहा है, मगर हुआन ये बात कहकर टाल देता है कि वो तो एक अपने पुराने दोस्त से बातचीत कर रहा है। ये दोनों ही एक अरसे से नहीं मिले और आज वो मिलने वाले हैं। सिडनी ब्रूक जो कि इस वक्त अपनी लैब में होती है और कुछ पुरानी फाइल्स को ढूंढ रही होती है, तभी वहां की लाइट चली जाती है। उसे वहां पर किसी के होने की आहट भी आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है कोई अनजानी शक्ति उस पर हमला कर देती है। तभी एकदम से उसकी नींद खुलती है। सिडनी को लगता है कि ये सब कुछ उसका एक बुरा सपना था, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि जब वो अगर अपने सपने में फाइल्स को चेक कर रही थी तो यहाँ टेबल पर वही फाइल का डब्बा कैसे आ गया। यहाँ पर एबी भी आ चुकी थी और वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन सिडनी उसे कहती है कि मुझे इस वक्त थोड़े आराम की जरूरत है। वो अपने रूम में जाकर अपनी एक मेडिसिन लेने लगती है जो कि नींद की दवाई थी, मगर सिडनी इस बात को जानती थी कि अगर वो सो गई तो फिर से वही बुरे सपने उसे सताएंगे, इसलिए वो इस इंजेक्शन को लेती ही नहीं है। यहाँ टिल्डा, हुआन और एबी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमें हमारी इन मुसीबतों से छुटकारा पाना है तो डग को वापस से जिंदा करना ही होगा, क्योंकि वही जानता है कि अलेक्जेंडर सार्कोव कहाँ पर है और सिर्फ सार्कोव ही हमें ठीक करने की दवाई बना सकता है। जिसके बाद ये तीनों जाकर लैब के पीछे वाली जमीन को खोद कर उसके सर और शरीर को अलग अलग निकालते हैं। लैब में जब उसकी बॉडी के पास उसका सर लेकर आया जाता है तो उसके टिश्यूज ऑटोमेटिकली आपस में जुड़ जाते हैं और बॉडी अपने आप की रीहीलिंग करने लगती है। इस बात को देखकर सभी लोग हैरान थे। कुछ देर छोड़ देने के बाद में जब एबी शाम को डग के पास आती है तो डग कहता है कि आखिर मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा? मैं तो तुमसे वो दवाई लेने वाला था, मगर अभी मेरे साथ क्या हुआ? ऐसा लग रहा है मानो जैसे किसी ने मेरा सर काट दिया हो। खैर, एबी तो इस बात को जानती थी कि उसे अभी अभी वापस से जिंदा किया गया है, लेकिन अभी उसका सवाल ये नहीं था। एबी उससे पूछती है कि तुम सार्कोव के बारे में क्या क्या जानते हो? तो डग बताता है कि तुमसे पहले तो मैं खुद सार्कोव को ढूंढ रहा हूँ, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। एबी कहती है कि आखिर उसने किया क्या है तुम्हारे साथ? जहाँ पर डग बताता है कि उसने मेरे साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे मेरे घाव तो भर जाते हैं, मगर घाव के होने के बाद जो उसका दर्द होता है वो मुझे हर बार महसूस होता है। मैंने कई बार अपने इस पूरे शरीर को ही खत्म कर देने की कोशिश करी, मगर ये शरीर है कि मरता ही नहीं और इसके अंदर के दर्द से मैं परेशान हो चुका हूँ। वो एबी को अपने आप को खत्म कर देने के बारे में कहता है। ये बात जाकर एबी अपनी बाकी की टीममेट्स को बताती है कि डग हमारी हेल्प तो करना चाहता है, मगर बदले में वो अपने आप को खत्म करवा देना चाहता है। सभी इस पर अग्री होते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हुआन और एबी सार्कोव की लैब में जाते हैं। ये दोनों ही छिपके से उसके केबिन में जाते हैं और उस लैपटॉप को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में डग ने बताया था, मगर काफी ढूंढने के बावजूद भी इन्हें कुछ नहीं मिलता वहां पर। हालांकि वहां एक पुराना कंप्यूटर तो जरूर पड़ा था, मगर उसे चालू करने पर उसमें से कुछ नहीं निकलता। यहाँ लैब में टिल्डा और डग आपस में बातचीत कर रहे थे। डग उसे सब कुछ बताता है वो अपने दर्दों की वजह से किस कदर परेशान है, जिस पर टिल्डा भी बताती है कि ऐसी ही तकलीफें उसे भी झेलनी पड़ रही है। वहीं सिडनी को उसके पुराने सपने सताने लगते हैं, यानी कि एक ऐसी स्पीशीज जो हर वक्त उसे मारना चाहती थी। लेकिन अगेन सिडनी अपने सपने से जाग जाती है और उसे पता चलता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसकी चीख सुनकर टिल्डा भागते हुए
हुए वहां आती है। वो सिडनी से पूछती है कि आखिर तुम चिल्लाए क्यों, जिस पर सिडनी कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर तो बस एक छोटा सा चूहा था। जिसके बाद टिल्डा उसे पूछती है कि आखिर हम डक को इन्फॉर्मेशन मिल जाने के बाद में कैसे खत्म करने वाले हैं, जिस पर सिडनी बताती है कि हम उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसे एसिड में डाल देंगे। लेकिन टिल्डा कहती है कि ये तो गलत है, उसकी बॉडी का हर एक पार्ट जिंदा है, वो अपने हर दर्द को महसूस कर सकता है। अगर आप उसे एसिड में डालेंगे तो वो धीरे धीरे करके मरेगा, इससे तो उसे और ज्यादा तकलीफ होगी। कि हम कोई दूसरा आइडिया नहीं ढूंढ सकते। इसी बीच एबी और हुआन भी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो डग को यहाँ पर नहीं पाते। उन्हें ये लग रहा था कि डग उन्हें झूठ बोलकर वहां से भाग गया है, लेकिन बाहर से डग के चिल्लाने की आवाज आती है और वो कहता है कि मैं अपने आप को खत्म करने वाला हूँ। ये लोग इसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन एक फ्लेम फायर को गैसोलीन से भरे पीपे में डाल देता है और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें डग के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब क्योंकि हर जगह खून फैल चुका था तो ये सभी खून की सफाई करते हैं। इसी के साथ साथ अगेन सार्कोव के कैबिन में जाकर वहां से कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार टिल्डा उनके साथ जाती है, जिसके पास सुपर हियरिंग एबिलिटी थी। वहां पहुंचती उसे घड़ी की टिक टिक की साउंड आती है। वह हुआन को एक बड़ी सी अलमारी हटाने के लिए कहती है और जब वहां से अलमारी हटाई जाती है तो एक सीक्रेट डोर होता है। अंदर जाने पर यहाँ इन्हें एक लैब मिलती है जिसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे और इसी के साथ साथ एक जेल भी था जहाँ पर एक कैमरा भी लगा था। वहीं टेबल पर डग ने जो लैपटॉप बताया था वो भी पड़ा था। जब उस कैमरे की इमेज को उस लैपटॉप में चेक किया जाता है तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर इनके साथ साथ और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने उस वेलनेस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था। इस लिस्ट में हैना का भी नाम था और नेक्स्ट डे एबी हैना से मिलने के लिए उसके कैफे पहुंच जाती है। इन दोनों के ही बीच में उस प्रोग्राम से रिलेटेड बातें होती है। एबी उससे कुछ और जानने की कोशिश करती है, मगर हैना ने कहा कि वो उस प्रोग्राम का हिस्सा कभी थी ही नहीं, उसने काफी टाइम पहले से ही उन पिल्स को लेना बंद कर दिया था। जिसके बाद एबी अगेन सिडनी के घर पर आ जाती है और यहाँ ये लोग उस लैपटॉप की दूसरी फुटेजेस को देखते हैं जहाँ पर इन्हें ये मिलता है कि सार्कोव ने अपने ही एक्सपेरिमेंट को गोली मार दी क्योंकि वो बेकाबू हो चुका था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है डार्सी की तरफ, जो कि इस वक्त हुआन के बाथरूम को खुला पाकर बाथरूम में आने की कोशिश करती है, मगर जो वो देखती है उससे तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने हुआन को अपने चुपाकाबरा वाले फॉर्म में देख लिया था। वहीं सीन शिफ्ट होता है हैना की कैफे शॉप में जहाँ पर उससे मिलने के लिए इजाबेल फिंच नाम की एक लेडी आती है। उसका कहना था कि सार्कोव जैसे ऐसे कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हम आम इंसानों की जिंदगी तबाह करके रखी है। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम उन सभी साइंटिस्ट को असली मजा चखा सकते हैं। यहाँ सिडनी ब्रूक अगेन अपने उन्हीं सपनों से डरकर जागती है और जब वो अपना फेस वॉश करने के लिए वॉशरूम में जाती है तो आईने पर देख पाती है दे मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the web series called The Imperfects। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 3 के बारे में बात करेंगे एंड आई होप कि आपने इसके पहले मेरे एक्सप्लेन करे हुए फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड को जरूर देख लिया होगा और अगर नहीं देखा होगा तो एज यूजुअल उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से जाकर आप उन दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जो कि पार्किंग लॉट में जाकर अपनी कार में बैठकर अपना एसी ऑन करता है, लेकिन तभी उसमें से एसिडिक एयर आती है और उसका चेहरा जलने लगता है। वो बाहर निकलने की कोशिश भी करता है मगर तभी इजाबेल फिंच आ जाती है और उसे वहीं मरता छोड़ देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एबी की तरफ, जिसके पास माइकल नाम के एक शख्स का कॉल आता है और वो बताता है कि मैं वेलनेस प्रोग्राम में शामिल था, मुझे पता लगा है कि तुम इस वक्त हम जैसे लोगों को ही ढूंढ रही हो, शायद मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जिस पर एबी उसका एड्रेस ले लेती है और अब ये बात जाकर अपनी टीम को बताने के लिए निकलती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है हुआन पर, जो कि इस वक्त डार्सी के साथ था। वो उसे अपने आप को छोड़ देने के बारे में कहता है, जबकि डार्सी कहती है कि उसे ऐसे बड़े बड़े बीस्ट बहुत पसंद है। हुआन का कहना था कि ये काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि जब वो चुपाकाबरा यानी कि एक वेयरवुल्फ बनता है तो उसका खुद पर काबू नहीं होता, लेकिन डार्सी उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है टिल्डा की तरफ, जो कि इस वक्त पीजे के साथ थी। अब क्योंकि एबी, हुआन और टिल्डा आपस में एक साथ जाकर माइकल से मिलने वाले थे तो इनके पास गाड़ी नहीं थी और उसी गाड़ी का जुगाड़ लगाने के लिए वो पीजे के पास आई थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिडनी ब्रूक की लैब में और यहाँ पर सिडनी इन तीनों को ही इनके प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग गैजेट्स देती है, जैसे कि एबी को एक फ्रेग्रेंस फ्री परफ्यूम, वहीं हुआन को एक हार्ट बीट काउंटिंग वॉच और टिल्डा के लिए कुछ खास था नहीं तो उसने उसे
ईयर प्रोटेक्शंस दे दिए। टिल्डा इस बात को जानती थी कि अगर हुआन बेकाबू हो गया तो कभी भी एक वेयरवुल्फ में बदल सकता है, इसीलिए गाड़ी में बैठाने से पहले ही वो उसके हाथ पैर काफी मजबूती से बांध देती है, जिसके बाद ये तीनों ही निकल पड़ते हैं माइकल से मिलने के लिए। यहाँ लैब में सिडनी इन तीनों को ही ठीक करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगती है, मगर हर बार उसकी इक्वेशन गलत होती जा रही थी। इसीलिए वो अपने ही एक फ्रेंड जो कि साइंटिस्ट था उसे कॉल लगाती है। इनका नाम होता है प्रोफेसर ब्रायन। सिडनी उसे सिंथेटिक जीन्स के बारे में पूछती है, जहां पर ब्रायन कहता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें रिसर्च करके बता तो सकता हूं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। यहाँ रास्ते में आगे जाते वक्त ये तीनों ही थक जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में बैठकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। हुआन का कहना था कि अगर हम जैसे ऐसे और भी लोग हुए तो क्या वो भी इंसानों को मारते फिरेंगे। जहाँ एबी कहती है कि मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ और मैं उन जैसों की मदद जरूर करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसी पावर के डिसएडवांटेजेस कितने होते हैं। जिसके बाद ये तीनों ही पहुंच जाते हैं एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के पास में, जो कि पूरी तरीके से टूटी फूटी हुई थी। वहाँ माइकल इनका स्वागत करता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर ब्रायन की तरफ, जिस पर इस वक्त हैना नजर रख रही थी और ये सारी इंफॉर्मेशन इजाबेल फिंच तक पहुंचा रही थी। माइकल के साथ इस वक्त दो और लड़कियां भी थी, जिनका नाम था नीली और क्विंटेसा। टिल्डा उन्हें पूछती है कि आखिर आप लोगों के पास क्या पावर्स हैं, मगर ये तीनों ही आपस में इसका कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाते। टिल्डा को वॉशरूम जाना था, इसलिए माइकल उसे ऊपर लेकर जाने लगता है और तभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है एबी की तरफ, जिसके पास इस वक्त नेली थी। एबी के कुछ बोले बिना ही नेली ने उससे कहा था कि हाँ, तुम्हारी पावर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए मुझे तो संभल कर रहना ही होगा। तभी एबी को दाल में कुछ काला लगता है और वो अपने फेरोमोन्स का यूज करते हुए उसे वश में कर लेती है और पूछती है कि आखिर तुम लोगों का इरादा क्या है। जहां पर नेली बताती है कि हम लोग एक थर्ड पार्टी एजेंसी के लिए काम करते हैं, जो कि तुम जैसे म्यूटेंट्स के साथ डील करती है और इसके बदले वो हमें पैसा भी देगी। अब जो इंजेक्शन नेली एबी को बेहोश करने के लिए लेकर आई थी, एबी ने वो इंजेक्शन नेली को ही दे दिया था और वहां से भागने लगती है। तभी उसे असली माइकल की बॉडी दिखाई पड़ती है, जो कि एक वाटर क्रीचर था। हालांकि उसे उस अबैंडन्ड बिल्डिंग से बाहर जाने का दरवाजा तो मिल गया था, मगर वो अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो वापस अपने दोस्तों के पास चली आती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है हैना और फिंच की तरफ, जो कि आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे उस नए साइंटिस्ट के बारे में। हैना बताती है कि एक नॉर्मल प्रोफेसर है, सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक अपने ही ऑफिस में काम करता है और हफ्ते की 2 छुट्टियां लेता है। जिसके बाद फिंच पहुंच जाती है ब्रायन के पास में। अब जैसा कि फिंच का मानना था कि ये सभी साइंटिस्ट ह्यूमन को एक अलग एवोल्यूशन के नाम पर पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख देते हैं, इसीलिए वो ब्रायन की ऑफिस में केमिकल से आग लगा देती है और प्रोफेसर ब्रायन, जो कि इस वक्त अपनी रिसर्च करके सिडनी को सिंथेटिक जीन्स के बारे में बताने वाला था, वो वहीं पर जलकर खाक हो जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है उस अबैंडन्ड बिल्डिंग में, जहां पर लैंग, जो कि माइकल बनने का नाटक कर रहा था, वो इस वक्त टिल्डा के साथ होता है और उससे चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहा होता है, जिससे कि उसे और ज्यादा तकलीफ हो। वहीं क्विंटेसा हुआन को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगती है और पूछती है कि आखिर तुम्हारी पावर्स क्या हैं। हुआन उसे कहता है कि मुझसे दूर रहो, अगर मेरी हार्ट बीट्स फास्ट हो गई तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। मगर इतने में ही पीछे से एबी आ जाती है और वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्विंटेसा के हाथों में बंदूक थी, इसीलिए वो उन्हें जान से मारने ही वाली थी कि तभी हुआन अपना रूप बदलकर एक वेयरवुल्फ बन जाता है और उसे वहीं पर मार डालता है। लैंग आकर उनसे उनकी पावर्स को पूछकर एक थर्ड पार्टी से कांटेक्ट कर चुका था। वो लोग कुछ ही देर में आने वाले थे और उसे इन तीनों को थोड़ी देर के लिए और संभालना था, मगर कैसे तैसे एबी, टिल्डा और हुआन लैंग को नुकसान पहुंचाकर उस अबैंडन्ड बिल्डिंग से निकल जाते हैं। वेल, अब हुआन एक वेयरवुल्फ बन चुका था, उसका अपनी बॉडी पर कोई काबू नहीं था, इसीलिए वो इन दोनों को ही छोड़कर एक अलग डायरेक्शन में भाग जाता है। यहाँ एबी कहती है कि हमें उसका इंतजार करना चाहिए, जबकि टिल्डा कहती है कि उसके पास में पावर्स है कहीं पर भी कैसे भी फास्ट पहुंचने की, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और फटाफट से सिडनी की लैब में पहुंचना चाहिए। उनकी लोकेशन से करीब 20 मील दूर एक छोटा सा घर होता है, जिसमें एक बच्ची खेल रही होती है और तभी वो उस वेयरवुल्फ यानी कि हुआन को देखती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है उस अबैंडन्ड बिल्डिंग में, जहां पर इस वक्त एक पुलिसमैन आया था, जो कि था तो एक फेक पुलिस, लेकिन काम करता था उस थर्ड पार्टी म्यूटेंट कैचिंग टीम के लिए। वो बताता है कि मुझे माइकल की बॉडी तो मिल गई है, लेकिन वो तीनों जिन्हें कि हमने पकड़ने के लिए सोचा था यहाँ से भाग चुके हैं। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the web series called The Imperfect.
इम्परफेक्ट्स। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 4 के बारे में बात करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम उस छोटी लड़की यानी कि पलोमा को देख पाते हैं जो कि इस वक्त चिल्ला रही थी। उसके फादर आलियांद्रो आते हैं और कहते हैं कि तुम चिल्ला क्यों रही हो, जिस पर पलोमा बताती है कि मैंने अभी अभी गैराज में किसी एक बड़े क्रीचर को जाते हुए देखा। जब आलियांद्रो अपने गैराज में आता है तो उसे वहां पर अपना ही भाई हुआन रुइज जख्मी पड़ा मिलता है। वो कहता है कि तुम्हें तो मुझसे मिले काफी वक्त हो गया, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पलोमा ने किसी क्रीचर को देखने की बात करी थी। हुआन कहता है कि वेल क्रीचर के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़ी चोट लगी है, मेरा झगड़ा हो गया था। वहीं सीन शिफ्ट होता है सिडनी बर्ग पर, जो कि इस वक्त अपनी नींद से जागी ही होती है और उसे मैसेज मिलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड ब्रायन जो कि सिंथेटिक जीन्स पर काम कर रहा था, उसकी डेथ हो चुकी है। वहीं उसके घर में अनइनवाइटेडली एक शख्स पहुंच जाता है जिसका नाम होता है ओवन। यहाँ पोर्टलैंड से वापस आ चुकी एबी और टिल्डा सिडनी से मिलने के लिए आती है। अब क्योंकि टिल्डा के पास में हाइपर फ्रीक्वेंसी थी आवाजों को सुनने की, तो वो पता लगा लेती है कि घर के नीचे बने लैब में सिडनी के साथ और भी कोई शख्स है, जहां पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उसका नाम ओवन है और उसके पास में भी इन्हीं इम्परफेक्ट्स की तरह कुछ पावर्स हैं। एबी उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो और हमसे क्या चाहते हो, जिस पर ओवन बताता है कि मुझे पता चला है कि तुम लोग उस वेलनेस प्रोग्राम से जुड़े सभी लोगों को ढूंढ रहे हो। मैं तो वैसे भी सार्कोफ का सबसे खास एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, पर तुम लोगों को ठीक क्यों होना है? मैं तो अपनी इन पावर्स को पाकर बहुत खुश हूँ। जहाँ पर ये पूछते हैं कि तुम्हारी पावर क्या है, तो एक बड़ा सा चाकू लेकर अपने हाथ पर जोर से मारता है, जिससे उसकी बॉडी पर कुछ भी असर नहीं होता। ओवन बताता है कि लोग मुझे अनडिस्ट्रैक्टेबल कहते हैं, मुझे किसी भी वार का कुछ भी फर्क नहीं पता चलता। ऐसा लगता है मानो मेरे अंदर मांस और हड्डियां तो है ही नहीं, मैं पूरी तरीके से कॉपर से बना हूँ। आलेआंद्रो हुआन को बताता है कि मुझे अपनी बीवी रेनाटा को हॉस्पिटल लेने के लिए जाना है। उसकी तबीयत कुछ खराब थी और इसी वजह से उसे एडमिट करवाना पड़ा था। वेल अभी तो कोई बेबी सिटर भी नहीं आएगी, तो आखिर पलोमा का ध्यान कौन रखेगा? जिस पर हुआन कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरी भी तो भांजी है, तो तुम टेंशन मत लो, तुम जाकर रेनाटा को देखो, यहाँ पलोमा का ध्यान मैं रख लूंगा। खैर अभी काफी सालों से एक दूसरे से मिले तो नहीं थे, मगर इस भाईचारे को देखकर इनके बीच का प्यार फिर से बढ़ गया। पोर्टलैंड में माइकल की पड़ी लाश को देखकर जिम ने बेनिंग नाम की एक डिटेक्टिव को कॉल किया था और ये दोनों आपस में मिले हुए थे। जिम ने उससे कहा था कि टिल्डा, हुआन और एबी पर नजर बनाए रखना, क्योंकि हमारी कंपनी को इनकी जरूरत है। यहाँ बेनिंग पहुंच जाती है हुआन के घर पर, जहाँ उसकी मुलाकात डार्सी से होती है। अब मुझे फॉरेन के रूल्स बड़े अच्छे लगे, पुलिस वाले सीधा घर में घुसते नहीं है जब तक इनके पास में सर्च या फिर अरेस्ट वारंट नहीं हो। ये सिर्फ दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर बातचीत कर सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई अकॉर्ड नहीं होता। डार्सी बताती है कि हुआन पोर्टलैंड गया है अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए, और जैसे ही बेनिंग वहां से जाती है तो डार्सी हुआन को भी इस बात का मैसेज कर देती है। अब जैसे ही हुआन को ये मैसेज मिलता है तो फिर सीधा टिल्डा को कॉल करके बताता है कि हमारे पीछे कुछ डिटेक्टिव्स लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुछ पुलिस वाले आकर पकड़ ले। वहीं सीन शिफ्ट होता है लैब में, जहाँ पर सिडनी और एबी मिलकर पोर्टलैंड में घटे किस्सों के बारे में बातचीत कर रहे थे, जैसे कि उनके साथ क्या क्या हुआ। कुछ लोग उन्हें किसी कंपनी को बेच देना चाहते थे, वो उनकी पावर्स को भी जानना चाहते थे और कैसे ये लोग अपनी जान बचाकर वहां से निकले। लेकिन इसी बीच ओवन वहां की हर चीज को छूने लगता है और खराब करने लगता है, तो सिडनी बहुत ही धीरे से कहती है कि टिल्डा इसे यहाँ से ले जाओ। अब क्योंकि टिल्डा के पास तो सुपर फ्रीक्वेंसी थी कुछ भी सुनने की, तो वो चाहे कहीं पर भी बैठी हो लेकिन किसी की भी बातें सुन सकती थी, इसीलिए वो फटाफट से आकर लैब में से ओवन को अपने साथ ले जाती है। टिल्डा हमेशा ही अपने सुनने की फ्रीक्वेंसी से तंग आकर महंगी शराब, वाइन्स और अलग अलग ड्रिंक्स किया करती थी। ओवन कहता है कि इतना नशा करने पर क्या तुम कभी किसी की जान बचा पाओगी, क्योंकि तुम्हें तो उस वक्त सीधे खड़े रहने की ताकत भी नहीं होगी। तो टिल्डा कहती है कि तुमने कौन से बड़े तीर मार लिए, जरा बताओ तुमने क्या किया। जहां पर वो अपनी न्यूज कटिंग्स को दिखाकर बताता है कि मैंने कभी बिल्ली को जान से बचाया, कुछ लोगों को रेलवे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया, छत से गिरते बच्चों को बचा लिया और इसी के साथ साथ पिज्जा की डिलीवरी भी टाइम पर करवा दी। टिल्डा को लगता है कि ये सारे तो बकवास काम है, तुम इन पावर्स का सुपर यूज नहीं बल्कि सुपर डफर यूज कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि हम कोई सुपर हीरोज की टीम बनाने वाले हैं जिसे तुम लीड करने जा रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ख्याली पुलाव मत पकाओ, हम तो बस अपने आप को ठीक करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसे ही एबी और सिडनी उस मेडिसिन को बना लेगी हमको ठीक करने के लिए, तो हम वापस से अपने अपने काम पर लग जाएंगे। ओवन जो कि एक सुपर हीरो टीम में ज्वाइन होने के लिए आया था, उसे ये बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो पिलर पर जोर जोर से मुक्के मारने लगता है। इसी बीच हम उसका गुस्सा देख पाते हैं, जहां उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी।
मगर तभी वो वहाँ पर किसी को अपने ऊपर नजर रखते हुए भी देख लेता है। यहाँ टिल्डा और एबी आपस में बातचीत कर रही थी। इन्हें भी अपने घर में किसी डिटेक्टिव के आने की बात पता चली थी। बेनिंग को डार्सी से इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस वक्त हुआन उसके बड़े भाई अलेजांद्रो के घर पे है, तो वो कॉल करके उसकी जगह का पता जिम को दे देती है। यहाँ हुआन और पोलोमा मिलकर आपस में काफी सारे गेम्स खेल रहे थे, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। हुआन बताता है कि मैं अपने बड़े भाई से काफी अरसे से नहीं मिला, हालांकि गलती तो मेरी ही है। जब भी उसे मेरी जरूरत पड़ती थी मैं कहीं ना कहीं बिजी हो जाया करता था, क्योंकि मुझे अपनी कॉमिक्स से काफी ज्यादा प्यार था और उसे मेरी कॉमिक्स से नफरत थी। तभी वहां पर हुआन का ध्यान एक वॉल पर जाता है जहां पर वो अपने शुगर स्कल वाले कॉमिक के सारे 12 एडिशंस को देख पाता है, जिस पर हुआन का दिल पिघल जाता है और वो सोचता है कि मैं तो हमेशा अपने भाई को बुरा समझता था, मगर वो तो बहुत ही अच्छा निकला। सिडनी के घर पर जो कोई नजर रख रहा था, ओवेन अब उसे पकड़कर इनके सामने ले आता है और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि हैना ही होती है, क्योंकि हैना को इजाबेल फिंच ने काम दिया था उन साइंटिस्ट को खत्म करने के लिए जो भी ह्यूमन एवोल्यूशन पर काम कर रहे थे। हैना कहती है कि मैं तुम्हारी खबर इजाबेल फिंच तक जरूर पहुंचाऊंगी, जिसके बाद वो तुम्हें मजा चखाएगी। लेकिन सुपर हीरोज को कोई खरोच भी आए या फिर उनके साइंटिस्ट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो ओवेन गुस्से में आ जाया करता था। इसी वजह से वो हैना को मारने के लिए उसके पीछे पीछे आता है। ये सभी हैना को बचाने के लिए अपनी लैब में आ जाते हैं और लैब का एक बड़ा स्टील डोर क्लोज कर देते हैं ताकि ओवेन चाहे जितना भी दम लगा ले उस डोर को न तोड़ पाए। एबी जानती थी कि क्लोरीन कॉपर के असर को कम कर देता है, इसीलिए ये क्लोरीन की कोई दवाई बनाना शुरू करते हैं। वहीं जिम पहुंच चुका था हुआन को पकड़ने के लिए। हुआन पलोमा के सामने गिरफ्तार नहीं होना चाहता था, इसलिए वो दरवाजा बंद करके जिम के पास आ जाता है और तभी जिम उसे जोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि आखिर बताओ मुझे तुम्हारी पावर्स क्या हैं। हुआन समझ चुका था कि वो कोई पुलिस वाला तो नहीं है, तो अब अगर है तो कौन है। लैब में सभी लड़कियां अपना दरवाजा खोल देती है। ओवेन जो कि अपनी कॉपर की पावर्स को यूज कर रहा था, उसके पूरे शरीर पर कॉपर ही कॉपर दिख रहा था, लेकिन अंदर ये लोग क्लोरीन बना चुके थे और जैसे ही कॉपर क्लोरीन के कांटेक्ट में आता है तो ओवेन वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद में जब ओवेन की आंखें खुलती है तो उसे समझ आता है कि वो किसी की जान लेने की कोशिश कर रहा था। यहाँ जिम हुआन पर भारी पड़ रहा था और कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने मुझे अपनी पावर्स नहीं बताई तो। हुआन बार बार कहता है कि अगर मैं अपने असली रूप में आ गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। गुस्से में आया जिम अपनी बंदूक को निकालकर पलोमा को जान से मार देने की धमकी देता है और अब तो हुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली वेयरवुल्फ वाले फॉर्म में आकर जिम की नाक खा जाता है। सीन शिफ्ट होता है लैब में, जहां पर ये सभी लड़कियां ओवेन का फोन रख लेती है और उसे यहाँ से निकल जाने के बारे में कहती है, क्योंकि उसके फोन में सार्कोफ का कांटेक्ट था और ओवेन ने बहुत बार सार्कोफ से बातें भी करी थी। वहीं अलेजांद्रो जब अपने घर पहुंचता है तो उससे अपनी बेटी पलोमा और अपना छोटा भाई हुआन आपस में ड्राइंग करते हुए मिलते हैं। अलेजांद्रो अपने भाई के इस कारनामे से बहुत खुश था कि उसने उसकी बेटी का ध्यान रखा, लेकिन उसे सच्चाई तो पता ही नहीं थी कि आखिर आधे घंटे पहले उसके छोटे भाई ने किसी की नाक भी खाई होगी। सीन शिफ्ट होता है रात में और अब हुआन भी लैब में आ जाता है। यहाँ टिल्डा और हुआन के बीच में पूरे दिन भर में जो भी बातें हुई आपस में शेयर होती है। कभी टिल्डा बताती है कि हम आज एक ऐसे सुपर हीरो से मिले जो कि न जाने कब बेकाबू हो जाए। वहीं पर हुआन बताता है कि उसने अपने बड़े भाई की बेटी को एक अच्छी बेबी सिटिंग दी और हाँ कोई एक नकली पुलिस वाला भी आया था, उसकी नाक भी खा ली। यहाँ सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में और हम जिम को देख पाते हैं जिसकी नाक कटी हुई थी। उससे मिलने के लिए इस वक्त बेनिंग आती है और कहती है कि हमें इन म्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए हमारी टीम को बुलाना ही पड़ेगा। ये लोग काम करते थे फ्लक्स नाम की एक कॉर्पोरेशन के लिए जिसे लीड कर रही थी डोमिनिक क्रेन और अब इनके पीछे वही लग चुकी थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we gonna talk about the web series called The Imperfects और आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 5 के बारे में बात करने जा रहे हैं। So now without wasting any time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम टिल्डा और हुआन को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एक कार में बैठकर सार्कोफ के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जब उन्होंने ओवेन का फोन ले लिया था तो उसमें सार्कोफ का नंबर था और इन्होंने सार्कोफ को ओवन बनकर ही मैसेज किया था और मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन दूर से आता सार्कोफ इन्हें देख लेता है और इससे पता चल जाता है कि वो तो ओवन है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी गाड़ी घुमाकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद ये दोनों ही सिडनी की लैब में आते हैं और बताते हैं कि उसके पास में गन थी और हम उसका सामना नहीं कर पाए, इसी वजह से वो वहां से भाग निकला। वही सीन शिफ्ट होता है कैफे में हैना की तरफ, जिससे मिलने के लिए एबी आई थी और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम हमारे पास में क्या मुखबरी करने के लिए
लिए आई थी और आखिर ये एलिजाबेथ फिंच है कौन, तुम उसके लिए काम क्यों करती हो। हैना कहती है कि तुम मुझसे सच उगलवाने के लिए अपने फेरोमोन्स का यूज करोगी, लेकिन एबी कहती है कि देखो परेशान तुम भी हो और परेशान हम भी हैं, हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन बीमारियों से निजात पाना है, उसमें सिर्फ तुम ही हमारी हेल्प कर सकती हो। जिस पर हैना बताती है कि इस वक्त सार्कोव एक ऐसे आइलैंड पर घर बना के रह रहा है जो कि शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर है और अब उसे ढूंढने के लिए टिल्डा और हुआन निकल पड़ते हैं। जब ये लोग उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक बूढ़ा शख्स इन्हें कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ वरना मारे जाओगे। वहीं पर एक औरत अपने बेटी के गुमशुदगी का पोस्टर चिपका रही थी। उसकी बेटी जोई करीब 6 दिन से गायब थी और काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद में टिल्डा और हुआन को उसका वो आइलैंड वाला घर मिल ही जाता है। अपनी हाई फ्रीक्वेंसी में सुनने की मदद से टिल्डा को पता चलता है कि सार्कोव के साथ कोई और भी है जिससे वो बातें कर रहा है और जब घर में बने बेसमेंट के अंदर ये जाते हैं तो वहां पर बिजली से कड़कती हुई एक लड़की को देख पाते हैं। सार्कोव उसे कुछ कह पाता उससे पहले ही वो वहां से एक बड़ा धमाका करके गायब हो जाती है। ये दोनों अब सार्कोव को क्रिटिसाइज करने लगते हैं उसकी गलतियों पर, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट के चक्कर में इनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी। अब कहानी यहाँ से दो प्लेसेस के बीच में पैरेलल चलती रहेगी। कई बार कुछ सीन्स सिडनी की लैब में दिखाए जाएंगे तो कुछ सीन्स इस आइलैंड के। हाना जो कि इस वक्त सिडनी की लैब में थी वो इन्हें एलिजाबेथ फिंच के बारे में बताती है जिसने अभी तक ऑलरेडी 3 कत्ल कर दिए थे। हालांकि वो ये सच्चाई बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन एबी उसकी एक अच्छी दोस्त बन चुकी थी और दोस्त के नाते उसने ये सच्चाई बताई, जबकि सिडनी इन बातों को सुनकर उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहती थी। एबी उसे रोकती है और कहती है कि इसने तो हमारी मदद करी है, कातिल ये नहीं है, कातिल तो एलिजाबेथ फिंच है, तो हमें उसे पकड़ना चाहिए, ना कि हैना को पुलिस के हाथों दे देना चाहिए। वेल इस बात को सुनकर के सिडनी हैना को पकड़वाने की बात तो नहीं करती, लेकिन एलिजाबेथ फिंच के बारे में उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलवाने के लिए कहती है। यहाँ आइलैंड पर अब ये तीनों मिलकर जोई को ढूंढने लगते हैं जिसके अंदर इतनी ताकत थी कि अगर वो गलत जगह रिलीज हो गई तो न जाने कितने लोग जान से मारे जाएंगे। सार्कोव इन दोनों को बताता है कि वो लड़की इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन अभी उसे खुद की पावर्स पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए अनवांटेडली वो एक धमाका कर बैठती है और अगर उसके आसपास कोई हुआ तो वो उसी वक्त बेहोश या फिर मर भी सकता है। लैब में सिडनी और एबी दोनों ही मिलकर हैना से पूछताछ कर रही थी तो वहां पर हैना फिंच का नंबर दे देती है और जैसे ही सिडनी उस नंबर पर कॉल करती है तो वो फोन इनके घर में ही बजता है। फोन की रिंगिंग आ रही थी खुद सिडनी के कमरे से, तो एबी को लगता है कि अगर फिंच यही है तो मैं अपने फेरोमोन्स का यूज करके उसे अपने वश में कर सकती हूँ, लेकिन वहां पर फेरोमोन्स का यूज करने पर उसे पता चलता है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। टेंशन में आई सिडनी अपनी दवाई लेने के लिए जब अपने बॉक्स को खोलती है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर जो दवाई पड़ी थी वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अगर उसने ये दवाइयां नहीं ली तो आखिर किसने ली है। वहीं आइलैंड पर रहने वाले लोग जो कि गुमशुदा लोगों की तलाश में अब एक धरने पर उतर चुके थे, उनका मानना था कि हर बार जब भी इस आइलैंड से कोई गायब होता है तो उसका जिम्मेदार सार्कोव ही होता है, क्योंकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में लोगों को अगवा करके अपनी लैब में ले जाया करता था और वो लोग कभी वापस आते ही नहीं थे। जहाँ टिल्डा और हुआन को एक प्लान आता है कि क्यों ना इन लोगों को इनकी खोई बेटी जोई वापस दिला दी जाए, क्योंकि अगर वो नहीं मिली तो ये सभी मिलकर सार्कोव को जान से मार देंगे। अब क्योंकि टिल्डा सभी आवाजों को सुन सकती थी तो वो जोई के दिल की धड़कन को महसूस करके उसके लोकेशन तक पहुंच जाती है और उसे कहती है कि प्लीज हमारे साथ चलो। यहाँ के लोगों को लग रहा है कि सार्कोव ने तुम्हें जान से मार दिया है, अगर तुम जिंदा उनके सामने जाओगी तो वो सार्कोव की जान बख्श देंगे। हमारे ऊपर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे ह्यूमन एवोल्यूशन के नाम पर और अब हमें वापस से ठीक होना है, अगर तुमने हमारी मदद नहीं करी तो हमें हमारा इलाज कभी नहीं मिल पाएगा। यहाँ एबी और हैना बातें कर ही रहे थे कि तभी इनके पीछे से एलिजाबेथ पहुंच जाती है इनके घर में। अब क्योंकि एबी को अच्छी फाइटिंग आती थी तो वो फिंच को बहुत बुरा मुक्का मारकर वहीं गिर देती है और पूछती है कि आखिर सिडनी यहाँ से कहाँ चली गई, वो तो अभी यहीं पर थी। जहाँ फिंच कहती है कि वो अब गई, वो अब नहीं आएगी और बात रही मेरी तो मैं कुछ देर में तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगी। सीन शिफ्ट होता है आइलैंड की तरफ जहाँ पर इन सभी लोगों के सामने जोई आ चुकी थी। उसकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वहां पर एक ट्रांसफॉर्मर मौजूद था। अब जोई का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि जैसे ही वो किसी इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन में आती है तो वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करने लगती है, लेकिन हुआन के प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही वो इस बिजली को एब्जॉर्ब करेगी वो एक वेयरवुल्फ बनकर उस पर कूदेगा, यानी कि अगर धमाका भी होगा तो लोगों की जान नहीं जाएगी और ऐसा ही होता है। इस बड़े धमाके के बाद में किसी की भी जान नहीं जाती और सभी लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि सार्कोव
सार्कोव ने किसी की जान नहीं ली और जो लोग गायब हुए हैं वो उनकी खुद की मर्जी से गए हैं इस आइलैंड को छोड़ करके। जिसके बाद टिल्डा और हुआन सार्कोव के हाथ बांधकर उसे वापस से सिडनी के लैब में ले आते हैं और जब यहाँ आते हैं तो वो फिंच को बंधा पाते हैं। सार्कोव फिंच के बारे में जानता था कि वो एक ऐसी साइंटिस्ट है जो कि अपने सभी कंपेटिटर्स को जान से मार रही है क्योंकि उसे उसकी क्रिएटिविटी का रिवॉर्ड कभी मिला ही नहीं। ये सभी उससे पूछते हैं कि बताओ आखिर सिडनी बर्क कहां पर है, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उन्हें कुछ नहीं बताती। जिसके बाद फाइनली सार्कोव उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और हम व्यूअर्स यहाँ पर देख पाते हैं उसका चेहरा और उसकी फिजिक बदलते हुए। ये एक मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था जिसके अंदर एक ही शरीर में दो अलग अलग शख्सियत मौजूद थी। इसका मतलब ये था कि सिडनी बर्क और एलिजाबेथ फिंच दोनों एक ही हैं। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। Yes, so hello everyone, हितेश here and today we gonna talk about the web series called The Imperfects और आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 6 के बारे में बात करेंगे। So now without wasting any time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम टिल्डा, हुआन और एबी को आपस में बातचीत करता देख पाते हैं, जहां टिल्डा अपनी सुपर हियरिंग की मदद से बताते हैं कि नीचे लैब में सिडनी और सार्कोव मिलकर हमारे लिए सिंथेटिक स्टेम सेल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है वो फिर से ठीक हो सके। जिस पर टिल्डा कहती है कि हम सभी की प्रॉब्लम्स में से मेरी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है और मुझे तकलीफ भी बहुत होती है, इसलिए जैसे ही नंबरिंग की बारी आएगी तो पहला नंबर मेरा ही होना चाहिए, मुझे सबसे पहले ठीक होना है, मैं इस दर्द को और सहन नहीं कर सकती। वहीं लैब में सार्कोव सिडनी की बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, लेकिन उसे ये बात भी पता थी कि कभी भी सिडनी एलिजाबेथ फिंच में बदल सकती है गुस्से में आकर, तो बेहतर यही रहेगा कि पहले उसका रूप चेंज करवाया जाए, उसी पर एक्सपेरिमेंट किए जाए, क्योंकि अगर इस एक्सपेरिमेंट के मीनवाइल उसने अपना रूप चेंज कर लिया तो डीएनए में प्रॉब्लम हो सकती थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है हाना पर, जो कि इस वक्त अपने कैफे में जाने के लिए निकलती है। एबी उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी कार में ड्रॉप कराती हूँ, लेकिन टिल्डा उस पर गुस्सा होकर कहती है कि निकलना है तो यूं ही कैब में निकल जाओ। इन दोनों की बातचीत से हम व्यूअर्स को ये तो पता चल जाता है कि इनके बीच में अनबन थी और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं पाना चाहती थी। हाना को बुरा लगता है और वो दरवाजे की ओर निकल जाती है। एबी उसके पीछे पीछे भागकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि टिल्डा के वर्ड्स गलत थे, मगर उसका ये मतलब नहीं था। एक तरफ टिल्डा को एबी और हाना की आवाज आ रही थी, वहीं दूसरी ओर सार्कोव और सिडनी की आ रही थी। वो इन आवाजों से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, जिस पर हुआन उससे कहता है कि जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हमें गिटार पसंद है तो हम सिर्फ गिटार को ही सुनना पसंद करते हैं, सिर्फ उसी की आवाज कानों तक आने देते हैं, तो क्यों ना तुम अदर वॉल्यूम्स को लो कर दो ताकि कुछ स्पेसिफिक आवाजों को सुन पाओ। और जैसे ही टिल्डा अपने बाकी की आवाजों से ध्यान हटाकर आसपास की आवाजों पर फोकस करती है तो उसे सुनाई पड़ता है कि किसी ने टारगेट लॉक कर दिया है और वो शूट करने वाले हैं। और तभी उनके घर के बाहर कुछ मिलिट्री गाड़ियां आ जाती है, जिनमें से कुछ सोल्जर्स शूट करते हैं और वो गोली हुआन के सर से लगकर निकलती है। ये सभी छिपकर टेबल के नीचे बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये लोग कौन है, जहां पर अपनी सुपर हियरिंग की मदद से टिल्डा बताती है कि ये मिलिट्री के लोग हैं। पैरों की आवाजों से लग रहा है कि करीब 10 लोग हैं। जिसके बाद उनकी कमांडर नीचे उतरती है, जिसका नाम होता है डोमिनिक क्रेन, और ये इन सभी से कहती है कि हमारा मोटिव तुम लोगों को मारना नहीं बल्कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना है और ये पता लगाना है कि क्या तुम लोग इंसानियत के लिए एक एडवांटेज बनोगे या फिर डिसएडवांटेज। जिस पर एबी कहती है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए। वो नीचे जाकर सार्कोव और सिडनी को बताती है कि घर के बाहर बहुत सारी मिलिट्री टैंक्स और गाड़ियां आ चुकी है, वो हमें लेने के लिए आई है। जिस पर सार्कोव बताता है कि अभी तो एक्सपेरिमेंट करना शुरू ही हुआ है, अगर ये लोग मुझे यहाँ से ले गए तो फिर अपना इलाज भूल जाना। जिस पर एबी कहती है कि नहीं नहीं, आप अपना एक्सपेरिमेंट सिडनी के साथ जारी रखिए, उन्हें मैं उलझा कर रखती हूँ। जिसके बाद एबी घर के बाहर आकर क्रेन से बात करती है। क्रेन उसे बताती है कि मैं फ्लक्स की इंचार्ज हूँ, ये एक ऐसी सर्विस है जो कि उन एवोल्यूशंस को पकड़ती है जो कि इंसानों के लिए कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एबी उन्हें बताती है कि जैसे ह्यूमन आप हैं वैसे ही हम हैं, बस हमारी कुछ एबिलिटीज इंक्रीज हो चुकी है, हमने ना ही किसी कभी इंसान को नुकसान पहुंचाया है और ना ही पहुंचाएंगे। क्रेन कहती है कि फिर तो ठीक है, हमें हमारे काम में और आसानी हो जाएगी। हम तो बस ये चाहते हैं कि इस घर में जो तुम 3 लोग हो, यानी कि तुम, टिल्डा और हुआन, हमें तुम्हारे ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तुम्हारी पावर्स के बारे में जानना है और फिर तुम आजाद हो। जिस पर एबी कहती है कि हमें शाम तक का वक्त चाहिए। वो अगेन आकर नीचे सार्कोव और सिडनी को ये बताती है, जिस पर सार्कोव कहता है कि हमें जितना जल्दी हो सके तुम्हारी इस एवोल्यूशन को रोकने के लिए सिंथेटिक स्टेम सेल्स बनाने होंगे, लेकिन उसमें काफी घंटों का समय लगेगा। अब यहाँ सिडनी की लैब की खास बात ये थी कि वो पूरी तरीके से शील्ड
प्रोटेक्टेड थी, वो वहां के लोहे के दरवाजों को बंद कर देती है ताकि कोई भी गोली, गोला या फिर कोई रॉकेट लॉन्चर अंदर आकर इनकी मेहनत को तहस नहस ना कर दे। वेल, इन सब से हाना बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि ना तो उसके पास कोई पावर्स थी और ना ही वो यहाँ पर रुकना चाहती थी। उसे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है तो स्पॉन्सन के मिलिट्री सोल्जर्स उसे गोली मार देते हैं, जिसे देखकर टिल्डा, हुआन और एबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हालांकि क्रेन आकर स्पॉन्सन को कहती है कि वो सिर्फ हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमें उन्हें मारना नहीं, वो दुश्मन नहीं है हमारे। आखिर किसकी परमिशन से तुमने गोली चलाई? अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया तो तुम्हें इस सर्विस से फायर कर दूंगी। वहीं सीन शिफ्ट होता है लैब में, जहां पर सार्कोव अब सिडनी को एलिजाबेथ बना चुका था और उसके डीएनए पर एक्सपेरिमेंट करके उसे ये पता चल चुका था कि इनकी बॉडी में शख्सियत तो दो है, लेकिन अंदर का पूरा स्ट्रक्चर एक ही डीएनए पर काम कर रहा है। सार्कोव ने अपनी लाइफ में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन सभी में अपना डीएनए भी मिक्स किया था, तो इस बार भी वो अपने डीएनए को मिलाकर एक सिंथेटिक स्टेम सेल बनाता है ताकि वो एलिजाबेथ और सिडनी बर्ग की शख्सियतों में जो प्रॉब्लम आ रही है उसे ठीक कर सके। और वो बहुत हद तक कामयाब भी हो चुका था, लेकिन कुछ फाइनल टेस्ट होने बाकी थे, मगर इतने में शाम तक का वक्त निकल गया था। यहाँ एबी भागते हुए लैब में आती है और बताती है कि हाना को गोली लगी है, इसलिए आपने जो भी अभी तक एक्सपेरिमेंट करके बनाया है वो मुझे दे दो ताकि मैं हाना को उसका डोज दे सकूं, अदरवाइज वो अभी मर जाएगी। अब जहाँ एक तरफ टिल्डा और हुआन बैठकर इस सिचुएशन को एक सरदर्द की तरह समझ रहे थे, क्योंकि एक तो उनकी जान पर बनाई थी और ऊपर से वो लोग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर एबी भागती है हाना की तरफ और सिंथेटिक स्टेम सेल को लेकर, और जैसे ही वो उसकी बॉडी में से इंजेक्ट करती है थोड़ी देर बाद में हाना मर जाती है। इसे देखकर तो इन तीनों को ही गुस्सा आ चुका था और अब ये हाना की मौत का बदला लेने के लिए उस पूरी मिलिट्री फोर्स से ही भिड़ जाती है। एबी अपने फेरोमोन्स को यूज करके सोल्जर्स को ये इंस्ट्रक्शन देती है कि आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ और खत्म कर दो। टिल्डा अपनी हाई फ्रिक्वेंसी से उनके हाईटेक गैजेट्स को खत्म कर देती है। वहीं हुआन अब एक चुपाकाबरा बनके यानी कि वेयरवुल्फ बनकर बहुत सारे सोल्जर्स को मौत के घाट उतार देता है। फाइनल में बचती है क्रेन, जो कि इस वक्त हाथ में बंदूक लेकर एबी को जान से मारने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर हाना पहुंच जाती है और फ्लैश की तरह एक जोरदार टक्कर मारती है, जिससे हम व्यूअर्स को ये पता लगता है कि अब हाना के पास में भी काफी सारी सुपर पावर्स आ चुकी हैं। अब तो क्रेन को भी गुस्सा आ चुका था और वो इनके घर पर एक बॉम्ब गिराने वाली थी जिससे कि हर कोई मर जाता, लेकिन तभी इनके बीच में एक ट्रीटी यानी कि एक सौदा होता है जिसके अंदर सिडनी बर्ग क्रेन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और उनके सारे एक्सपेरिमेंट खुद पर करवाने के लिए कहती है। बदले में टिल्डा, हुआन और एबी को छोड़ देने के बारे में कहती। खैर, फ्लक्स का तो काम ही यही था कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ो, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करो और इन नतीजों का पता लगाओ कि क्या वो ह्यूमंस के लिए एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज। तो ये सभी सिडनी को अपने साथ मिलिट्री वेन में लेकर जाने लगते हैं, लेकिन हल्के से सिडनी ये कह देती है कि सार्कोव लैब में ही है और वो तुम्हारी मदद करेगा। इन्हें सार्कोव के बारे में नहीं पता कि वो यहीं पर है, मगर इन तीनों को सार्कोव पर भरोसा नहीं था। जिसके बाद सार्कोव यहाँ पर आता है और बताता है कि इस लैब में वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है जिनकी मुझे जरूरत है और जिनसे तुम ठीक हो पाओ, तो उसके लिए तुम सभी को मेरी लैब में चलना होगा। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आने वाला हूं जो लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। Yes, so hello everyone, हितेश here and today we're gonna talk about the web series called The Imperfects, और आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 7 के बारे में बात करेंगे एंड आई होप कि आपने इसके पिछले एपिसोड्स देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो एज यूजुअल उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार जाकर चेकआउट करना मत भूलना। So now without wasting any time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम जेफ और उसकी जीएफ को देख पाते हैं जो कि इस वक्त आपस में सेपरेट होने के बारे में बातचीत कर रहे थे। जेफ कहता है कि हमारे रिश्ते में सुधार आ सकता है लेकिन तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा, मगर उसकी जीएफ कुछ नहीं सुनती और आगे निकल जाती है। इतने में एक शख्स आकर जेफ पर हमला कर देता है और उसे पूरा लहूलुहान कर देता है। जैसे ही उसकी जीएफ उसके पास आती है तो वो देख पाती है कि जेफ की हालत बुरी है, और तभी वो शख्स आकर उस लड़की के चेहरे पर भी वार कर देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है एबी और हाना पर, जो कि आपस में बातचीत कर रहे थे कि अब हाना भी उन्हीं में से एक हो चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर सिंथेटिक स्टेम सेल्स का असर हो चुका है, और जो ह्यूमन एवोल्यूशन से ये तीनों गुजर रहे थे यानी कि टिल्डा, एबी और हुआन, अब उसमें हाना भी ज्वाइन हो चुकी थी। लेकिन एबी उसे विश्वास दिलाती है कि सार्कोव हमारा इलाज ढूंढ ही लेगा और हमें एक नॉर्मल लाइफ दे देगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है
डोमिनिक क्रीनबर जो कि इस वक्त सिडनी को एक ऐसी लैब में लेकर आई थी जो कि जेल कम लैब थी। कहने को ये लोगों के लिए जेल थी, लेकिन कुछ साइंटिस्टों के लिए एक लैब से कम भी नहीं थी। क्रेन का काम था सिडनी को मैनिपुलेट करके उससे अगेन ऐसे कुछ सिंथेटिक स्टेम सेल्स बनवाना ताकि उसकी फौज और ज्यादा मजबूत हो सके और वो देशों दुनिया को गुलाम बनाकर उन पर राज कर सके। अब क्योंकि सिडनी तो यहाँ से भाग नहीं सकती थी और उसे वैसे भी अपने आप को ठीक करना था, तो वो उन स्टेम सेल्स को बनाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ हुआन जो कि एक न्यूज चैनल को फॉलो किया करता था, क्योंकि जब वो एक वेयरवुल्फ बन जाता था तो रात को कांट कर कुरा के निकल जाता था, इसलिए सुबह उसके पास में खबर आती थी कि आज इस एरिया में किसी की लाश पाई गई या फिर आज इस एरिया में कोई जख्मी हुआ। तो उसे उसी न्यूज चैनल से पता चलता है कि कल रात एक शख्स की लाश मिली है और एक लड़की हॉस्पिटलाइज्ड हो चुकी है किसी अननोन क्रीचर से। जब ये लोग वहां पर देखरेख के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर हुआन की गर्लफ्रेंड डार्सी आ जाती है, जो कि कहती है कि तुम इतने दिन से कहां पर गए थे, तुम्हें तो मेरे लिए टाइम भी नहीं है, मुझे तुमसे काफी सारी बातें करनी है, मेरे साथ चलो। वहीं एबी और टिल्डा उन निशानों को देखकर समझ जाते हैं कि ये किसी बड़े क्रीचर का काम होगा जिसके बड़े बड़े नाखून होंगे। वहीं छत पर बैठे हम एक शख्स को देख पाते हैं जो कि वही क्रीचर था जिसका एक हाथ एक बहुत बड़े नाखून जैसा था। जब ये दोनों उस लड़की से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उसके गाल पर भी उन नाखूनों का निशान था जिससे कि वो लड़की इन्फेक्टेड हो चुकी थी। और जब उसके सैंपल्स लेकर एबी वहां से जाने लगती है तो एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बिना इजाजत के घुसी कैसे, जिस पर एबी अपने फेरोमोन्स का यूज करके उसे कहती है कि वो बस एक स्टूडेंट है और अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी और अब वापस जा भी रही है। पुलिस वाला उसके फेरोमोन से अट्रैक्ट होकर उसकी बातें मान जाता है और उसे जाने देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है पीजे और टिल्डा पर, जो कि इतने दिनों बाद उसकी गाड़ी लौटाने के लिए आई थी। पहले तो पीजे उस पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसकी गाड़ी खराब कर दी थी, सस्पेंशन की ऐसी की तैसी कर दी थी और ऊपर से पेट्रोल की एक बूंद तक नहीं थी। मगर वो टिल्डा से प्यार भी करता था, इसीलिए उन दोनों के बीच में एक किस भी होता है और एक गुड बाय कर ये दोनों अपने अपनी लाइफ में वापस पहुंच जाते हैं। सिडनी की लैब में सार्कोव उन सैंपल्स के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है, जिस पर बताता है ये नमूने बहुत ही खास हैं, इसका वार अगर किसी इंसान पर जोरदार हो जाए तो या तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर बच गया तो बुरी यादों से पछताएगा। यानी कि इस क्रीचर के घाव जिंदा बचे इंसान को नाइटमेयर की तरह आते हैं। सीन शिफ्ट होता है डार्सी पर, जो कि इस वक्त हुआन पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि आखिर अब तुम्हें मुझसे प्यार कहाँ होगा, क्योंकि अब तो तुम्हारी 2 न्यू गर्लफ्रेंड्स हैं, तुम तो उन्हीं के साथ रहो, उन्हीं के पास जाओ। जिस पर हुआन उसे समझाता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड्स नहीं है और दूसरी बात हम सभी एक एवोल्यूशन के चक्कर में पड़ चुके हैं, हमें तो बस ठीक होना है और वापस से अपनी नॉर्मल ह्यूमन लाइफ स्टार्ट करनी है। लेकिन डार्सी को ये सारी चीजें पसंद नहीं आती और वो कुछ दिनों के लिए हुआन से ब्रेक ले लेती है और उसके घर से निकल जाती है। लेकिन जैसे वो निकलती है वही लंबे नाखून वाला क्रीचर आकर उस पर हमला कर देता है। उसकी चिल्लाहट की आवाज सुनकर हुआन वहां पहुंच जाता है और वेयरवुल्फ बनकर उसका सामना करता है, मगर इतने में ही वो क्रीचर उसे नुकसान पहुंचा देता है। जब हुआन की आंखें खुलती है तो वह अपने आप को सिडनी की लैब में पाता है, जहां सार्कोव उसे बताता है कि अच्छा हुआ तुमने अपना रूप बदलकर एक वेयरवुल्फ बना लिया था, क्योंकि अगर तुम इंसानी रूप में उससे टकराते तो उसके नाखूनों से तो मारे जाते। लेकिन अच्छी बात ये थी कि तुम्हारे उस वेयरवुल्फ वाले डीएनए ने उसके घावों को झेल लिया और अभी तुम्हारी जान बच चुकी है। लेकिन बुरी बात यह है कि वो क्रीचर तुम्हारी गर्लफ्रेंड डार्सी को ले गया है। इसी बीच टिल्डा के पास में भी खबर आती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड पीजे अपने वैन के साथ ही ड्राइव करते वक्त ब्रिज से गिरकर मारा गया। रीजन ये था कि उसे मकड़ियां दिखने लगी थी हर जगह। टिल्डा इन बातों को सुनकर समझ चुकी थी कि ये एक नाइटमेयर होते हैं और नाइटमेयर उसी क्रीचर के वार की वजह से होते हैं। वो क्रीचर इनके लव्ड वन को जान से मार रहा था। वहीं सीन शिफ्ट होता है क्रेन पर, जो कि आकर सिडनी को बताती है कि तुम दोनों जो अलग अलग शख्सियत हो मेरे काम में अड़ंगा डाल रही हो। जहाँ एक तरफ सिडनी अपने सिंथेटिक स्टेम सेल्स पर काम करके नया कुछ बनाने की कोशिश करती है, वहीं उसका दूसरा रूप यानी कि एलिजाबेथ फिंच उस एक्सपेरिमेंट को तबाह कर देती है। तो मैं अपनी शख्सियत पर काबू पाना होगा, वरना हम हर बार कितने इक्विपमेंट्स और कितनी मशीनें तुम्हें ला करके देंगे। लैब में सार्कोव बताता है कि जिसने हुआन पर हमला किया, जेफ को मारा और इसी के साथ साथ पीजे को अपना शिकार बनाया, वो एक ही क्रीचर है और मुझे तो लगता है कि वो भी सिंथेटिक स्टेम सेल्स की मदद से ही ऐसा बन चुका होगा। लेकिन उसका फिजिक ह्यूमन जैसा नहीं है, हमें जितना जल्दी हो सके उसे रोकना होगा, अदरवाइज वो एक वैशी दरिंदा बनकर हर किसी को मौत के घाट उतार देगा। रात को एबी और हुआन उसे रोकने के लिए जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि पहली शिकार हुआन की जीएफ बनी, दूसरा शिकार टिल्डा का बॉयफ्रेंड बना और अब बारी थी एबी के किसी घरवाले को परेशान करने की। इसीलिए हुआन उसके साथ गया था और वो एक मास्क पहने बंदे को एबी के घर में जाता देखते हैं। लेकिन तभी हमें
हमें पता चलता है कि वो मास्क वाला बंदा कोई क्रीचर नहीं, एबी का भाई था और वो बताता है कि उसकी मॉम एंड डैड कैंसर की बीमारी से परेशान है, तो मैं जितना जल्दी हो सके घर आना होगा। मीनवाइल लैब में टिल्डा आकर सार्कोफ से कहती है कि आखिर तुम अपने एक्सपेरिमेंट में कितने % कामयाब हुए। मैं अपने इस सुपर फ्रीक्वेंसी की मदद से बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। टेबल पर कप रखने की आवाज ऐसी सुनाई पड़ती है जैसे पास में किसी ने टैंक से एक गोला दाग दिया हो। सार्कोफ बताता है कि इस लैब से मुझे निकलना ही होगा। सिर्फ तुम ही इस एवोल्यूशन के शिकार नहीं हुई हो, पूरा का पूरा शहर जिसमें कई सारे बच्चे और लोग शामिल हैं वो भी परेशान है। हालांकि मैं और सिडनी कई % तक उसे बनाने में कामयाब भी हो चुके थे, लेकिन मुझे एक और एक्सपेरिमेंट करना है और उसके बाद में उस दवाई को पूरे शहर में एक्सप्लोड कर देना है, ताकि जो भी उस वक्त से मेरे वेलनेस प्रोग्राम में शामिल हुए थे और आज परेशान हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसे चलाने के लिए मुझे एक एयर एक्सप्लोसिव गन की जरूरत पड़ेगी जो कि तुम मुझे ला करके दोगी। एबी और हुआन हाना को कांटेक्ट करके बताते हैं कि सार्कोफ ने एक ऐसी दवाई बनाई है जिससे कि ऑलमोस्ट हमारी बीमारी खत्म हो सकती है, तुम्हें जितना जल्दी हो सके सिडनी की लैब में आना होगा। मगर इतने में ही पीछे से वो क्रीचर आकर हाना को भी शिकार बना लेता है। जब हुआन और टिल्डा उसे देखने के लिए पहुंचते हैं तो उसे हाना का फोन मिलता है और जब उसे फोन करते हैं तो वो क्रीचर बताता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें सिंथेटिक स्टेम सेल्स का इलाज मिल चुका है। अगर अपनी दोस्त हाना को बचाना चाहती हो तो वह इलाज जो कि सार्कोफ ने बनाया है वो मुझे लाकर दो और अपनी दोस्त को ले जाओ। जिसे सुनने के बाद में फटाफट से ये तीनों ही उस क्रीचर की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और अब हम व्यूअर्स को यहाँ पर पता चलता है कि वो क्रीचर और कोई नहीं बल्कि नेथालियन लैंग था, जो कि हमने 3rd एपिसोड में देखा था। इन तीनों ने ही मिलकर लैंग की जीएफ को वहां जान से मार दिया था और उनका बदला लेने के लिए लैंग ने इनके लव्ड वन को अपना शिकार बनाया। खैर अब जैसा कि उसकी मांग थी कि उसे स्टेम सेल्स का इलाज चाहिए, तो ये तीनों लेकर आए थे, जहां टिल्डा उसे एक डोज लगा देती है और जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो लैंग बताता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड यहाँ से 9 मील दूर एक गैराज में तुम्हें मिल जाएगी। और जब ये तीनों वहां पहुंचते हैं तो हाना को एक रॉड पर आधा लटका पाते हैं, जिसके बाद उसकी आंख खुलती है लैब में और यहाँ हाना बताती है कि मेरे जख्म तो भर चुके हैं लेकिन डक की तरह मुझे भी उन सारे घावों का दर्द हो रहा है। ये सब कुछ वैसा ही था जैसा कि हमने इसके 1st एंड 2nd एपिसोड में डक को देखा था। सीन शिफ्ट होता है हुआन पर और उसकी गर्लफ्रेंड डार्सी अब उसे छोड़कर जाने वाली थी। इन दोनों का प्यार काफी गहरा हो चुका था और हम उनके घर में बनी एक पेंटिंग को भी देख पाते हैं, जहां पर डार्सी जो कि एक बहुत अच्छी स्केचर थी उसने अपने आप को एक क्रीचर के साथ बनाया था, लेकिन उस क्रीचर ने आकर इनकी लाइफ बर्बाद कर दी थी और अब ये दोनों सेपरेट हो चुके थे। एपिसोड के एंड में हम टिल्डा को लैंग से बात करता देख पाते हैं, जहां वो लैंग से कहती है कि ठीक है अब तो तुम्हें तुम्हारा इलाज मिल चुका है, जल्दी हमें भी हमारा इलाज मिल जाएगा और हम भी हमारी नॉर्मल लाइफ में वापस पहुंच जाएंगे। यहाँ लैंग ने स्पॉन्सन जो कि व्लक्स के लिए काम करता था उसे फोन करके बता दिया था कि सार्कोफ के एक्सपेरिमेंट में जो उसने सिंथेटिक स्टेम सेल्स बनाए थे वो अब हमारी बॉडी पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब स्पॉन्सन उससे मिलने के लिए जाता है उससे पहले ही टिल्डा ने अपनी सुपर फ्रीक्वेंसी की मदद से लैंग को जान से मार दिया था, क्योंकि उसने पीजे को नाइटमेयर्स की वजह से जान से मारा था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, hello everyone, हितेश here and today we gonna talk about the web series called The Imperfects और आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 8 के बारे में बात करेंगे। आई नो दैट कि इसे लाने में थोड़ा सा लेट जरूर हो चुका हूँ, क्योंकि मेन चैनल हितेश नागर जिस पर मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, आजकल तो जैसे ट्रेलर्स और मूवीज की बारिश हो रही है तो उनको कवर करने में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। लेकिन अब आज इस सीरीज को उठाया है तो इसे फिनिश करके ही दम लेंगे। आज इसका 8th आएगा, कल 9th और उसके बाद में 10th जरूर हो जाएगा और ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम सिडनी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त क्रेन के लैब में सिंथेटिक स्टेम सेल्स को बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि ह्यूमन एवोल्यूशन को एक एज पर ले जाया जा सके। वहीं सार्कोफ और एबी मिलकर जो एवोल्यूशन इस बीमारी ने फैलाया है यानी कि सिंथेटिक स्टेम सेल्स, उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सार्कोफ बताता है कि मैं कई हद तक ये स्टेम सेल्स बनाने में कामयाब तो हो चुका हूँ, लेकिन सिर्फ तुम लोग ही इस प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं हो, कई और सारे भी लोग हैं। अगर उन्हें भी इस सारी बीमारी से निजात दिलवाना है तो इस डोज को ओवर पावर करके एयर स्प्रेड करना होगा, जिसके लिए एक मशीन लगती है और वो साइंटिस्ट मंडे के पास में है। अगर तुम लोग मंडे से जाकर, मंडे यानी कि सोमवार बुधवार नहीं, ये साइंटिस्ट का नाम है, अगर तुम लोग मंडे से जाकर वो एयर गन ले आओ तो मैं इसकी मदद से शहर में बाकी लोग भी जो परेशानी
परेशानी से जूझ रहे हैं उन्हें मुक्ति दिला सकता हूँ। अब यहाँ पर एबी, टिल्डा और हुआन मैडम मंडे के पास जाते हैं, लेकिन उनके घर पर तो कोई होता ही नहीं। लेकिन टिल्डा के पास जो सुपर हियरिंग पावर थी उससे पता चल जाता है कि ड्रोन आने वाला है उनके ऊपर हमला करने के लिए। इसी के साथ साथ मैडम मंडे भी पीछे वाली लैब में काम कर रही है और वो अपनी आवाज की मदद से उस ड्रोन को ब्रेक कर देती है और फिर ये जाते हैं मंडे से मिलने के लिए। यहाँ पर एबी चाहती तो सब कुछ अपने फेरोमोन्स की मदद से कंट्रोल करके मैडम मंडे से एयरगन ले सकती थी, लेकिन उसे सच्चाई बताना जरूरी था कि ह्यूमन सिविलाइजेशन खतरे में है। लेकिन यह इनकी दाल नहीं गलती और सच्चाई बताने पर उल्टा मैडम मंडे इन पर भड़क जाती है। और जैसे ही हुआन आगे बढ़ता है उन एयरगन्स को लेने के लिए, तभी वहां पर एक मशीन गन फायर करने वाली होती है। लेकिन जब टिल्डा अटैक करती है तो उस गन की गोली आकर सीधा मैडम मंडे को लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। इन तीनों के लिए ये खुशी का दिन था क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ये बिल्कुल ठीक होने वाले थे, इसलिए आज की रात को अच्छे से स्पेंड करने के लिए ये सभी दबाकर दारू पीते हैं। सबसे पहले कच्चा नींबू यानी कि एबी गिर जाती है और फिर गिरता है हुआन, जिसके बाद एंड में टिल्डा, जिसका काला सच हम व्यूअर्स को पता चलता है वो इस वक्त चुपके से उस एयरगन को चुराकर सार्कोव के लिए सेपरेटली लेकर भाग रही थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है लैब में और यहाँ क्रीन जो कि फ्लक्स की लीडर थी, उसे नथालियन के बारे में पता चल चुका था कि उसने स्टेम सेल्स का यूज करके अपनी बॉडी को नॉर्मल बना भी लिया था, यानी कि उस स्टेम सेल्स की मदद से ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर एलिजाबेथ फिंच और सिडनी बर्क दोनों एक ही शख्सियत थी, लेकिन सिडनी थोड़ी कमजोर थी, इसलिए ये लोग इस दवाई का इस्तेमाल सबसे पहले सिडनी पर करना चाहते थे। लेकिन तभी वो अपना रूप बदलकर एलिजाबेथ फिंच बन जाती है और वहां पर तोड़ फोड़ मचाकर भाग जाती है। वहीं एबी और हुआन जब अपनी नींद से जागते हैं तो इन्हें पता चलता है कि टिल्डा तो इन्हें धोखा देकर यहाँ से निकल चुकी थी। उन्हें अब तक ये लग रहा था कि टिल्डा उस मशीन को ब्लैक मार्केट में सोल्ड कर देगी और खुद की पावर्स के साथ में अब तो वो रहना सीख ही चुकी है, तो वो हम में से किसी को भी ठीक नहीं होने देगी। इसलिए ये लोग वापस से मैडम मंडे के लैब में पहुंचते हैं जहां पर और भी कई सारी एयर गन्स थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि इन एयर गन्स में नैनो बॉट्स भी शामिल थे। ये नैनो बॉट्स किसी भी चीज को एक्वायर कर सकते थे, यानी कि ह्यूमन बॉडी, किसी मोटर, मशीन या फिर एआई ऑब्जेक्ट्स को भी। तो जैसे ही हुआन आगे बढ़ता है ये नैनो बॉट्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एबी ईएमपी डिवाइस को ऑन कर देती है। ईएमपी बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिसके एक्टिवेट होते ही आसपास की सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद पड़ जाती हैं और नैनोबॉट्स भी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पर ही काम करते थे। अगर टाइम पर ऐसा नहीं होता तो हुआन की जान भी जा सकती थी। अब ये लोग फटाफट से भागकर लैब में आते हैं, लेकिन यहाँ पर टिल्डा और सार्कोव उस जगह से पहले ही निकलकर भाग चुके थे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है एलिजाबेथ पर, जो कि बाहर आकर देखती तो इसे पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा शिप है, लेकिन फिर भी ये वहां से एक नाव लेकर भाग जाती है और आकर घर में कॉल लगाती है, जो कि हुआन और एबी पिक करते हैं और इन्हें पता चलता है कि एलिजाबेथ अब इनका साथ देने और सार्कोव को पकड़ने के लिए आ रही है। वहीं इस एपिसोड की एंड में हम सार्कोव और टिल्डा को देख पाते हैं, जो कि खुद की एक सेपरेट लैब में पहुंच चुका था ह्यूमन सिविलाइजेशन को और आगे बढ़ाने के लिए। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके आने वाले बाकी के 2 एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा दमदार होने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, so hello everyone, हितेश here and today we're gonna talk about the web series called The Imperfects, और आज हम इसके सीजन 1 के एपिसोड 9 के बारे में बात करने जा रहे हैं। So now without wasting any time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम सिडनी की लैब में एबी और हुआन को देख पाते हैं, जो कि अब उस लैब को सूना पाते हैं क्योंकि एक दिन पहले ही सार्कोव और टिल्डा वहां से सारी एक्सपेरिमेंट्स को लेकर एक सीक्रेट लैब में भाग चुके थे। वही सीन शिफ्ट होता है एलिजाबेथ फिंच पर, जो कि अपने उसी जेल के कपड़ों में उस क्रीन की लैब से भागी थी और यहाँ एक रेस्टोरेंट में बैठकर एक सैंडविच ऑर्डर करती है। लेकिन उसके पास में 2 शख्सियत थी, तो वो खाकर फटाफट से सिडनी बर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और जब उसे बिल मांगा जाता है तो वो कहती है कि मेरी फ्रेंड वॉशरूम गई है, वो आएगी तो तुम्हें बिल पे कर देगी, और फ्री में वहां से खाकर निकल जाती है। हुआन को लग रहा था कि उन दोनों के अंदर इतनी ताकत नहीं कि सार्कोव को ढूंढ ले, इसलिए यहाँ पर वो अपने पुराने दोस्त ओवन की मदद लेता है। ओवन वही अपना अनडिस्ट्रक्टेबल, यानी कि इस पर किसी भी वार का, प्रहार का कुछ भी असर नहीं होता। वो उसे अपने घर ले जाता है और यहाँ पर ये दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड भी करते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अगर इनकी पावर्स चली जाएंगी तो ये लोग जो अब तक स्पेशल फील करते आए थे वो अब कैसे करेंगे। वहीं सीन शिफ्ट होता है क्रेन की तरफ, जो कि अपने खास ऑफिसर स्पॉन्सन को बुलाती है। इस वक्त स्पॉन्सन की नाक पर एक स्टील प्लेट लगी थी, क्योंकि कुछ एपिसोड्स पहले स्पॉन्सन की नाक को हुआन ने चबा लिया था। इसे ऑर्डर मिलता है जल्द से जल्द एलिजाबेथ फिंच या फिर सिडनी बर्क को फ्लक्स
फ्लक्स की लैब में पकड़ के लाने का। और अब यहाँ से इस पूरी कहानी के पत्ते खुलना चालू होते हैं और ये कहानी पहुंच जाती है 7 साल फ्लैशबैक में। अब यहाँ पर जो हमें एलिजाबेथ फिंच और सिडनी बर्क दिखाई गई है, ये सिर्फ एक ऐसी शख्सियत थी जिसके अंदर हाफ पोर्शन सिडनी का और हाफ पोर्शन फिंच का था। मतलब दो लेडीज को एक में ट्रांसफॉर्म करने में जो CGI यूज की है, ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक ही लेडी थी। 7 सालों पहले भी ये दोनों साइंटिस्ट ही थे और आपस में एक साथ काम किया करते थे। इन्हें कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां फंड्स दे रही थी, लेकिन अब इनके फंड्स रुक चुके थे और सार्कोफ को बहुत ज्यादा पिटाई भी मिलती है। उसके ऊपर करीब 2 करोड़ का लोन था और उसे चुकाने के लिए सार्कोफ के पास पैसे नहीं थे। इसलिए ये एलिजाबेथ के साथ मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता था जितना खास हो, इतना महंगा हो कि इसके सारे के सारे लोन भी चूक जाए और ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप भी हो जाए। अब यहाँ से ये कहानी कई बार फ्लैशबैक में जाएगी और प्रेजेंट टाइम में आएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एक लाइन में रखता हुआ एक्सप्लेन कर दूं। प्रेजेंट टाइम में सार्कोफ की लैब में वो टिल्डा को विश्वास दिलाता है कि जैसे ही वो अपनी इस दवाई को कंप्लीट कर लेगा, स्टेम सेल्स को उनके 100% पोटेंशियल पर बना लेगा, तब वो सबसे पहले टिल्डा को ही ठीक करेगा। वहीं एलिजाबेथ पहुंच चुकी थी एबी के पास में और अब ये दोनों ही मिलकर सार्कोफ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले इनका ठीक होना जरूरी था क्योंकि इनकी ये ताकतें कहीं ना कहीं इनकी कमजोरियां भी बनती जा रही थी। अब यहाँ कहानी में बार बार ट्विस्ट आते रहते हैं क्योंकि एलिजाबेथ की बॉडी में सिडनी बर्क भी थी, तो जब भी एबी कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, उस स्टेम सेल्स के ऊपर काम करना चाहती थी, तो सिडनी उसे रोक देती थी, लेकिन एलिजाबेथ उसे वापस आकर कुछ क्लू देकर अगेन काम पर लगा दिया करती थी। लास्ट टाइम जब इन स्टेम सेल्स को बनाया गया था तो इसमें सार्कोफ का DNA लगा था, तो इस बार एलिजाबेथ की मदद से ये दोनों ही सार्कोफ के बालों का DNA निकालकर उन स्टेम सेल्स को बनाने की कोशिश करते हैं और काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। मगर ये बात हुआन को पता नहीं थी। वहीं हम हुआन की पर्सनल लाइफ को देख पाते हैं जो कि अपने भाई आलेआंद्रो से मिलने के लिए जाता है। आज उसकी बेटी पलोमा का बर्थडे था और ये उस दिन को अच्छे से एंजॉय करना चाहता था, लेकिन तभी स्पॉन्सन का एक पुलिस वाला आकर हुआन पर जोर आजमाइश करने लगता है। अब यहाँ पर तो भैया बैठे चुपाकाब्रा, तो वो उसका हाथ ही खा जाते हैं। वहीं हुआन से मिलने के लिए एबी पहुंचती है और बताती है कि हमने ऑलमोस्ट 90% कामयाबी हासिल कर ली है उन सिंथेटिक स्टेम सेल्स को बनाने में। हमें अब बस कैसे भी करके टिल्डा को ढूंढना है और उसे भी इस दवाई के बारे में बताना है ताकि हम तीनों ही अपने आप को ठीक कर सके। ये दोनों ही अपने सारे सोर्सेज लगा लेते हैं और इन्हें खबर पता चलती है कि इस वक्त टिल्डा किसी अंडरग्राउंड वर्कशॉप में है जहां पर शिप के बड़े बड़े औजार बनाए जाते हैं। अब इनके शहर में ऐसा एक ही प्लेस था तो इन्हें ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और जैसे ही लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, सार्कोफ इन दोनों के ही सामने टिल्डा को शूट कर देता है और ये तगड़ा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, क्या होगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में? क्या ये सभी इम्परफेक्ट्स अपने नॉर्मल फॉर्म में आ पाएंगे? क्या बाकी की ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप होने की जगह कहीं ज़ॉम्बी तो ना बन जाए और या फिर सभी के सभी सुपर हीरोज में बदल जाए? तो इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ क्योंकि इसका 10th एपिसोड जल्द ही आएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, hello everyone, हितेश here and today we gonna talk about the web series called The Imperfects। और आज आपकी और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि Imperfect सीरीज के सीजन 1 के लास्ट यानी कि 10th एपिसोड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और अब ये सीरीज भी खत्म होने वाली है। एक नई सीरीज आपको भी मिलेगी, इसी के साथ मुझे भी एक्सप्लेन करने में मजा आएगा। तो फाइनली टेक्निकल गुरुजी की तरह चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एबी को टिल्डा के पास बैठा देख पाते हैं जिसके लास्ट एपिसोड में डेथ हो गई थी, लेकिन उसके अंदर की जो पावर्स थी वो धीरे धीरे डेवलप हो रही थी और यहाँ पर टिल्डा खुद ब खुद उठकर खड़ी हो जाती है। एक पल के लिए तो एबी डर ही गई थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी वहां पर स्पॉन्सन पहुंच जाता है। अब यहाँ पर दो अलग अलग दुश्मन आपस में मिल जाते हैं क्योंकि क्रेन जो कि फ्लक्स लैब की लीडर थी उसने स्पॉन्सन की बेस्ट फ्रेंड बैनिंग को जान से मरवा दिया था। ऊपर से टिल्डा, हुआन और एबी पर ये फ्लक्स कंपनी वाले आए दिन हमला करते ही रहते थे। तो अब इन दोनों का मेन शिकार थी फ्लक्स की क्रेन। तो ये दोनों ही अपनी प्लानिंग लगाते हैं और कैसे भी करके क्रेन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम सार्कोफ को हुआन के साथ पाते हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब सार्कोफ ने एबी के सामने टिल्डा को गोली मारी थी तो हुआन तो बेहोश ही हो चुका था और वो उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे अपने साथ अपनी पुरानी लैब में ले आया था और उसने जो सिंथेटिक स्टेम सेल्स बनाए थे वो उनका यूज करना चाहता था हुआन के चुपाकाब्रा वाले फॉर्म पर। लेकिन हुआन को जब तक गुस्सा नहीं आएगा वो अपने चुपाकाब्रा में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उसे वो बात बताई जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी। सार्कोफ ने हुआन को कहा कि उसने अभी अभी जस्ट टिल्डा को शूट किया है। ये बात सुनकर तो हुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है
और वो हैंड टू हैंड चुपाकाब्रा में बदल जाता है और यहाँ सार्कोव उसे अपना सिंथेटिक स्टेम सेल्स दे डालता है। सार्कोव को लग रहा था कि वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया है, लेकिन तभी वहां पर टिल्डा और एबी पहुंच जाते हैं और हुआन को बचा लेते हैं। इसी वक्त एबी अपने फेरोमोन्स का यूज करते हुए सार्कोव को कंट्रोल कर लेती है और स्पॉन्सन को बुलवाकर सार्कोव को जेल में डलवा देती है। और ऊपर से अब फ्लक्स का मेन लीडर स्पॉन्सन को बना दिया जाता है और क्रेन को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। अब हालांकि इलाज बंद तो गया था, लेकिन किसी को भी वो इलाज मिला नहीं था। वहीं कुछ महीनों के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टिल्डा को देख पाते हैं जिसकी पावर्स और ज्यादा डेवलप हो चुकी थी, यानी कि सुपर हियरिंग के साथ साथ सुपर स्ट्रेंथ भी उसमें आ चुकी थी। वहीं हुआन जो कि पहले एक नॉर्मल चुपाकाब्रा बना करता था, उसका साइज अब धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा था। और फाइनली एबी जिसके फेरोमोन्स एयर में रिलीज हुआ करते थे, वो तो पता नहीं अब जैसे वाटर में भी रिलीज होने लगे थे, यानी कि उनकी पावर्स इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी थी कि उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही थी। वहीं अब हम फ्लक्स की मेन साइंटिस्ट को देख पाते हैं जिसे कि बना दिया गया था एलिजाबेथ फिंच को। और यहाँ पर एलिजाबेथ फिंच सिडनी बर्ग के रूप में दिखाई पड़ती है, यानी कि अभी ये शख्सियत और ज्यादा डेवलप हो चुकी थी और ये काम कर रही थी हेनरी नाम के एक शख्स के लिए। और यहाँ इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि सार्कोव, जो कि अभी तक कहानी में बताया गया है कि जब 2 साल का था इसके पेरेंट्स मर चुके थे, तो वो एक झूठ था। सार्कोव को टेस्ट ट्यूब में क्रिएट किया गया था, वो भी हेनरी के डीएनए से। और जो हेनरी खुद है उसका हाथ एक क्रीचर की तरह है, नेथालियन जैसा, जिसे हमने 3rd 4th एपिसोड में देखा था। और वो इस वक्त एलिजाबेथ को कहता है कि तुम्हें अगेन सिंथेटिक स्टेम सेल्स पर काम करना होगा ताकि हम हमारी इस ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक अलग दर्जे पर लेकर जा सके। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये पूरा सीजन यहाँ पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद एक नई वेब सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जिसका नाम है पीस मेकर। आप लोगों की वन ऑफ द फेवरेट सीरीज है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।